नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। साथियों, आज अपनी क्लास जो होने वाली है वो राजस्थान में आमेर के इतिहास की होने वाली है। इससे पहले हम मेवाड़ का कंप्लीट इतिहास पढ़ चुके हैं, मारवाड़ का भी पढ़ चुके हैं, है ना। जिसने नहीं देखा है वो अपने ऐप के अंदर जाके पूरी क्लासें देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे आमेर का इतिहास। ठीक है, कोशिश करेंगे इसी क्लास में कंप्लीट करने का। देखते हैं, जितना होता है उतना करेंगे। साथियों, आमेर में जो इतिहास है आमेर का, जयपुर का, तो यहाँ पर जो राजवंश था जिसने यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया, इससे पहले मेवाड़ में था गुहिल या सिसोदिया राजवंश, और मारवाड़ में था राठौड़ राजवंश, और आमेर में था कछुआ राजवंश। कौन सा था रे? कछुआ राजवंश। ठीक है, चलो अब देखो, हेडिंग डालो, साथ में नोट्स बढ़ाते जाना। वैसे अपने ऐप के अंदर पूरी पीडीएफ इसकी उपलब्ध करवा दी गई है, आप देख सकते हैं जाकर। आमेर का इतिहास पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आमेर में जो राजवंश है वो राजवंश है साथियों कछुआ राजवंश। ध्यान रख लेना कौन सा राजवंश है? कछुआ राजवंश। और इसका जो उदय हुआ था ये 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस राजवंश का उदय होता है। कौन सी शताब्दी में होता है? 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस राजवंश का उदय होता है। या इसका देखो प्राचीन नाम क्या मिलता है? इसका प्राचीन नाम मिलता है ढूंढाड़। अब ढूंढाड़ नाम क्यों मिलता है? ढूंढाड़ क्या है? ढूंढाड़ नाम क्यों है रे? ढूंढाड़ नाम का कारण है यहाँ पर एक ढूंढ नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती है? ढूंढ। और यहाँ पर ढूंढ एक राक्षस भी रहता था, इसी वजह से इसका प्राचीन नाम मिलता है ढूंढाड़। उत्पत्ति, इस राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कछुआ राजवंश है। कछुआ ये रघुकुल शासक कुर्म के वंशज है। किसके वंशज है? कुर्म के वंशज माना जाता है। रघुकुल तिलक, रघुवंशी माना जाता है इनको, है ना, भगवान श्री राम के वंशज, है ना। तो कुर्म थे, आगे जाके शासक बने थे। इन कुर्म का इनको वंशज माना जाता है, यानी इनको रघु तिलक या रघुवंशी माना जाता है। आमेर के शिलालेख में इनको रघु तिलक कहा गया है। आमेर का जो शिलालेख है इसमें कछुआ राजवंश के शासकों को रघु तिलक कहा गया है। रघु तिलक, रघुकुल तिलक, रघुकुल है इनका, इसका तिलक। राम का वंशज था नल। भगवान श्री रामचंद्र जिनका एक वंशज था जिसका नाम था नल, 295वां वंशज। इसे नल ने 295 में नल ने नरवर एमपी को राजधानी बनाया सबसे पहले। 295वां वंशज था जिसका नाम था नल। इस नल ने नरवर, नरवर मध्य प्रदेश को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? नरवर के जंगलों को। नल का 33वां वंशज, इस नल का 33वां वंशज सोडा सिंह का पुत्र दुलेराय, धोलेराय तेजकरण था। इसके अलग अलग देखो नाम है, एक ही आदमी है, ध्यान रख लेना। ये इस नल का 33वां वंशज जिसका नाम है सोडा सिंह, इसका पुत्र था दुलेराय। क्या नाम था? दुलेराय, धोलेराय तेजकरण। ये एक ही नाम है, दुलेराय धोलेराय तेजकरण। दुलेराय का विवाह, इस दुलेराय जो नल का वंशज था, सोडा सिंह का पुत्र दुलेराय धोलेराय, इस दुलेराय का विवाह होता है मोरा, मोरा की सुजान कंवर के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? मोरा दौसा जिले में है, राजस्थान में दौसा है। दौसा की मोरा के साथ में मोरा की सुजान कंवर के साथ में इस दुलेराय का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है, यानी शादी हो जाती है। दौसा के आसपास जब इसका विवाह होता है यहाँ पर दौसा में, मोरा में, तो इसके आसपास के क्षेत्र में चौहान, मीणा और बड़ गुजरू व यादवों का शासन था। उस समय देखो यहाँ पर शासन कर रहे थे चौहान, मीणा, बड़ गुजर और यादव। ठीक है, ये वंश के लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? उस दौसा में आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर शासन कर रहे थे। यहाँ पर ये शासन कर रहे थे दौसा के आसपास में, और इसका विवाह हो जाता है दुलेराय का मोरा की सुजान कंवर के साथ में। इसके ससुराल में शासन कौन कर रहे हैं? चौहान, मीणा, गुर्जर और यादव। उसके बाद क्या होता है? ये दुलेराय क्या करता है साथियों? दुलेराय 1137 में बड़ गुजरों को पराजित करके कछुआ राजवंश की नींव रखता है सबसे पहले दौसा में। ये क्या कर देता है? ये यहाँ के जो बड़ गुजर थे, इन बड़ गुजरों को हराता है दौसा के आसपास के क्षेत्र में अपने ससुराल में, और इनको हरा के क्या करता है? कछुआ राजवंश की नींव रखता है। कौन रखता है भाई? दुलेराय। इनकी जो कुल देवी है इस राजवंश की वो है जमुआई माता। कौन है? जमुआई माता, जिसे बड़वाई माता भी कहते हैं। इसका मंदिर दुलेराय ने बनवाया था।
दुले राय ने जमुआई माता का मंदिर बनवाया। और ये मंदिर कहां पर बनवाया? जमुआ रामगढ़ जयपुर में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। जमुआ रामगढ़ जयपुर में, जिसका प्राचीन नाम था मांझ प्रदेश। जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मांझ प्रदेश। इसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है, फूलों के उत्पादन के कारण। यहाँ पर बहुत सारे फूलों का उत्पादन होता है, जिसकी वजह से इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ये साथियों देखो, इनकी जमुआई माता, बड़वाई माता, ये इनकी कुल देवी है। और इनकी जो आराध्य देवी है, इष्ट देवी, वो है शीला देवी। कौन है? शीला देवी, जिसका मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर में है। कहां पर है? आमेर दुर्ग जयपुर में। इस शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह प्रथम ने। किसने करवाया था? मान सिंह प्रथम ने। मान सिंह बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर स्थान से इसकी मूर्ति लेकर आए थे, है ना। बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर से इसकी मूर्ति लेकर आते हैं। देवी के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को चरणा अमृत कहा जाता है, और 2.5 प्याले शराब भी चढ़ाते हैं। शीला देवी के मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, और इसमें जो प्रसाद चढ़ता है उसे चरणा अमृत कहा जाता है। इस शराब को भी प्रसाद माना जाता है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं। जो कछवा राजवंश है, इसका जो राज ध्वज कैसा है? देखो, प्रत्येक राज्य का एक राज ध्वज होता था। कछवा राजवंश का राज ध्वज है, इसके ऊपर रघुकुल नाम लिखा हुआ है, रघुकुल। इसके ऊपर देखो सूर्य अंकित है, सूर्य की आकृति। किसकी आकृति है? सूर्य की। इसकी जो ध्वजा है, इस ध्वज की ध्वजा बोलते हैं इस ध्वज में। इसमें 5 रंग है। कितने रंग है? 5 रंग, यानी पचरंगी ध्वज है ये। 5 रंग कौन कौन से हैं? नीला, पीला, लाल, हरा और सफेद। तो इसमें 5 रंगों का इनका ध्वज होता था। इधर ध्वज के पास में ही एक व्यक्ति खड़ा रहता था, मीणा जाति का। मीणा जनजाति का एक व्यक्ति खड़ा है, जिसने हाथ में तलवार ले रखी है। कहने का मतलब क्या हुआ? मीणा जनजाति के लोग इनकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, है ना। जैसे कि मेवाड़ वाले में कौन रक्षा कर रहे थे? भील जनजाति के लोग। मेवाड़ वालों की रक्षा किसने की थी? भील जनजाति के लोगों ने की थी। भील जनजाति के लोगों ने साथ दिया था, वैसे इनका साथ दिया था मीणाओं ने, ठीक है। तो ये इनका राज ध्वज है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इनका राजवाक्य क्या है? मेवाड़ वाली रियासत का राजवाक्य है, जो दर डरा के धर्म को तिही राके करतार। जो व्यक्ति अपने धर्म पर अडिग रहता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। वैसे ही कछवा राजवंश का जो राज ध्वज है, राजवाक्य है, वो है यतो धर्मे स्तुते जय, है ना। यतो धर्मे स्तुते जय, कि हमेशा धर्म की क्या होती है? जय होती है, विजय होती है। हमेशा धर्म की क्या होती है? विजय होती है। तो ये साथियों बेसिक जानकारी कछवा राजवंश के बारे में। एक बार आप नोट करें भाई, आमेर का इतिहास हेडिंग डालें, और कछवा राजवंश के बारे में बड़ी सुंदर लाइनों में लिखें, सुंदर इतिहास लिखे भाई। पूरा पढ़ेंगे डिटेल से, चिंता मत करो रे, एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा, पूरी गारंटी लेता हूँ इतिहास की। तो एक भी नंबर नहीं होगा, आधा भी इधर उधर नहीं हो सकता। उतार लिया? रोक के, बीच में रोक के पॉज करके उतार लिया करो। ये उतार लो, राजध्वज यतो धर्मे स्तुते जय, राजवाक्य है इनका, ठीक है। पचरंगी इनका ध्वज है, जिस पर सूर्य अंकित है। सूर्य का मतलब क्या हुआ? ये भगवान श्री राम सूर्यवंशी खुद को मानते हैं ना, ठीक है। ये आगे लिखो इनकी कुल देवी, आराध्य देवी का नाम वगैरह। हाँ, उतारो एक बार। उतार लिया? उतार लिया रे जीवड़ा, उतार लिया कि? चलो सा आगे चला, ए आया सा आगे। अब देखो, कछवा राजवंश की राजधानियों की बात करते हैं विद्वान साथियों, राजधानियों की। तो इनकी सबसे पहले राजधानी कहां पर है? हमने अभी पढ़ा दौसा। 1137 में दौसा को सबसे पहले राजधानी बनाया दुले राय ने। दुले राय, जिसका नाम और भी मिलता है धोले राय, तेज कंवर है, तेज करण, तेज कंवर, तो ये इसके नाम अलग अलग मिलते हैं। तो सबसे पहले इनकी राजधानी थी दौसा, जो किसने बनाई? दुले राय ने बनाई। फिर इनकी राजधानी 1207 में आ गई, 100 साल बाद में 1207 में आमेर। फिर आमेर को इन्होंने राजधानी बनाया कोकिल देव ने। ध्यान रख लेना, आमेर को राजधानी किसने बनाया? कोकिल देव ने बनाया। 1727 में राजधानी बनाया सवाई जयसिंह ने। किसने बनाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया जयपुर को बाद में राजधानी। तो ये इनकी राजधानी रही है 3। कौन कौन सी? दौसा, आमेर, जयपुर, ठीक है। आगे ध्यान रखें, अफगानों शेरशाह की, अफगान था शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करके दिल्ली का बादशाह बना था, सम्राट बना था।
हाँ, अफगान साम्राज्य की इसने स्थापना की थी। तो इसकी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार स्वीकार नहीं स्वीकार करने वाला प्रथम शासक रतन सिंह था, ध्यान रख लेना। 1543 में अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी रतन सिंह ने। यदि पूछे कि कछवा राजवंश के किस शासक ने अफगानों की अधीनता स्वीकार की, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, तो वो था रतन सिंह। कौन था साथियों? रतन सिंह था। और मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों की गुलामी भारमल ने। किसने की थी? भारमल ने 1562 में। तो अफगानों की किसने की? 1543 में रतन सिंह ने। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर का शासक कौन था? अपना कछवा राजवंश का भारमल। भारमल का दूसरा नाम ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में आ जाता है, बिहारी मल। अरे मल था ये, बड़ा मल था रे, बिहारी मल है। बिहारी जैसा था रे, काला आदमी था बिहारी जैसा, जैसे बिहारी होते ना वैसा ही था, इसलिए बिहारी मल। भार मल, भार काफी तारा मोटा था रे। ठीक है, तो ये हो गई इनकी राजधानियां और इनकी अधीनता किस किस ने स्वीकार की। ये बेसिक परिचय हम पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बड़ो सा जीवड़ा ए बिड्या सा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई दुल्हे राय के बारे में। दुल्हे राय जिसने कछवा राजवंश का संस्थापक कहा जाता है, कछवा राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। मांझ के मीणों को इसने पराजित किया, जमुआई माता मंदिर का निर्माण करवाया। हम पहले भी पढ़ चुके हैं जमुआ रामगढ़ में। जमुआई माता जो इनकी कुल देवी है ना, इसका मंदिर बनवाया दुल्हे राय ने। ठीक है, दुल्हे राय, धोले राय, तेज कंवर। अगला शासक बनेगा दुल्हे राय के बाद में कोकिल देव। कौन सा शासक बनेगा? कोकिल देव। ये कोकिल देव क्या करेगा साथियों? 1207 में मीणों को पराजित कर आमेर पर इसने अधिकार किया। किस पर अधिकार किया? आमेर के ऊपर। आमेर का प्राचीन नाम था अंबिका नगर। क्या नाम था? अंबिका नगर। ये आमेर का प्राचीन नाम मिलता है। आमेर का दुर्ग आपने देखा होगा, अभी वर्तमान में भी आप देखते हैं हम। आमेर दुर्ग का निर्माण इसने प्रारंभ करवाया कोकिल देव ने। और इसका वास्तविक निर्माता किसे कहा जाता है? मान सिंह प्रथम को कहा जाता है। आमेर दुर्ग का निर्माण शुरू कोकिल देव ने करवाया था और बाद में पूरा करवाया था निर्माण, यानी इसका वास्तविक निर्माता था मान सिंह प्रथम, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद में कोकिल देव के बाद में शासक बनता है राजदेव या रामदेव। ये रामदेव ये काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में, रामदेव के बारे में ध्यान रख लेना। इसने कदमी महलों का निर्माण करवाया था, ध्यान रख लेना। कदमी महल, कदमी महल बनाए इस आमेर के दुर्ग में। और आमेर के राजाओं का यहाँ पर राज्य अभिषेक होता था, है ना। कदमी महलों में राजाओं का क्या होता था? राज्य अभिषेक होता था। जो नया राजा बनता उसका अभिषेक करते थे। इन महलों का वास्तविक आधुनिक निर्माता मान सिंह प्रथम है। बाद में इनका पुनः निर्माण और आगे करवाया था मान सिंह ने अच्छे ढंग से। तो रामदेव और रामदेव या राजदेव ये एक ही नाम है। इसने कदमी महलों का निर्माण करवाया, ये ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उतारो। बरस बरस मारा इंद्र राजा। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलो साथियों आगे बात करते हैं हम कोकिल देव की, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। कोकिल देव देखो राजा बना था ना, यहाँ पर देखो हमने कोकिल देव पढ़ा, कौन सा? ये रहा देखो कोकिल देव। कोकिल देव के बाद में शासक कौन बनता है? डायरेक्ट रामदेव नहीं बना था, बीच में और भी छोटे बड़े राजा, तुच्छ राजा और आ गए थे। एक का नाम था परजुन देव, फिर आ गया मलसी। मलसी के बाद में रामदेव और राजदेव। तो ये इनका क्रम है, ये ध्यान रख लेना। रामदेव ने कदमी महलों का निर्माण करवाया और आमेर के राजाओं का यहाँ पर राज्य अभिषेक होता था। ठीक है, चलो अगला शासक बनता है किल्हण। अगला शासक कौन बनता है साथियों? किल्हण और कुंतल। किल्हण ये महाराणा कुंभा का सामंत था, महाराणा कुंभा का सामंत था किल्हण, ये शासक बनता है। कुंतल, इसने कुंतल तालाब का निर्माण करवाया था, ध्यान रख लेना। कुंतल तालाब किसने बनवाया? कुंतल नहीं बनाया था। ये बीच में दो और शासक बनते हैं, ध्यान रख लेना। उसके बाद में बनता है पृथ्वीराज कछुआ। ये 1503 से लेकर 1527 तक ये शासक रहा था, है ना। ये काफी टाइम तक रहा था, 24 साल तक राजा रहा। तो ये दो बीच में और राजा आ जाते हैं शासक, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। किल्लण तो महाराणा कुंभा का सामंत था। और कुंतल, ये इसने कुंतल तालाब का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज कछुआ खानवा युद्ध में सांगा के सहयोग में लड़ते हुए शहीद हो गया था, ध्यान रख लेना। जब खानवा का युद्ध हुआ था रे 1527 में, जबरदस्त खतरनाक वाला युद्ध हुआ था। उस समय पाती परवण प्रथा के तहत महाराणा सांगा का साथ दिया था पृथ्वीराज कछुआ ने। यदि एग्जाम में पूछे कि आमेर के किस शासक ने महाराणा सांगा का साथ दिया खानवा के युद्ध में, तो पृथ्वीराज कछुआ ने दिया था और ये युद्ध में मारा जाता है? इसके गुरु का नाम था चतुरानाथ जी, नाथ संप्रदाय के अनुयायी। ठीक है,
इनकी पीठ कहां पर है? नाथ संप्रदाय की गलता जी जयपुर में इनकी पीठ है। रामानंदी संप्रदाय की पीठ यहाँ पर स्थापित हुई। 12 कोटड़ी व्यवस्था प्रारंभ की, ये ध्यान रख लेना। 12 कोटड़ी व्यवस्था कहीं, इसके 12 पुत्र थे, है ना। तो आमेर को यानी अपने राज्य को 12 भाग पुत्रों में बांट दिया। 12 अलग अलग भागों। क्या छोड़ो, औलाद निकम्बी है, नाजोगी है। अरे औलाद पीछे से लड़ाई कर रही थी, झगड़े कर रही थी, मैं राजा बनूं, मैं बनूं, कि आंखों पापो काट दो। तो इसने पूरे राज्य का तितर बितर कर दिया, अपने पुत्रों में बांट दिया रे कि अलग अलग ले लो, मरो। तो 12 कोटड़ी व्यवस्था उसने प्रारंभ की। किसने? पृथ्वीराज ने। उतारो। हाँ, पृथ्वीराज कछुआ। उसके बाद में देखो शासक कौन बनते हैं, उसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। उसके बाद में बनते हैं पूरणमल, फिर राजा बनता है पूरणमल, फिर भीम सिंह, फिर रतन सिंह। ये रतन सिंह जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकारी थी, ठीक है। हाँ, अफगानों की अधीनता स्वीकारी थी। तो पूछा जाता है कई बार पूरणमल, फिर भीम सिंह और रतन सिंह, देखो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है इतिहास में। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर का शासक रतन सिंह था, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आगे बात करें। सांगा अगला शासक बनता है। सांगा, ये राव जेत सिंह के सहयोग से मोजमाबाद पर इसने अधिकार किया। सांगानेर की स्थापना की। सांगानेर जयपुर, निसंतान मृत्यु हो गई थी, बिना औलाद के मर गया। अगला शासक सांगा का भाई भारमल बनेगा। यहां से देखो पूरा विस्तार से इतिहास हम आगे पढ़ेंगे। पीछे जो राजा थे छोटे मोटे थे, कहीं कहीं नाम मिलता है, ज्यादा इतिहास में जानकारी मिलती नहीं है। तो सांगा के बारे में ध्यान रख लेना। सांगानेर की स्थापना की थी, सांगानेर जयपुर में ना, इसकी स्थापना सांगा ने की थी। बाद में मृत्यु हो गई। अगला शासक इसका भाई बनेगा भारमल, जो अकबर की अधीनता स्वीकार करेगा मुगलों की। अगली हेडिंग डालो भारमल। 1547 से लेकर 1574 तक इसका शासनकाल रहा। भारमल को राजा व आमिर उल की उपाधि दी गई अकबर के द्वारा। राजा, भारमल को राजा और अमीर उल उमर की उपाधि अकबर ने दी। भारमल ने भगवंत दास और मान सिंह को अकबर की दरबार में भेजा, अकबर की सेवा करने भेज दिया। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली मुगलों की। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब दिया था। भारमल ने नागौर दरबार लगवाया था अकबर से 3 नवंबर 1570 को। यहाँ पर देखो थोड़ा सा देख लेते हैं भारमल के बारे में हम। भारमल, और इधर है मुगल बादशाह अकबर, ठीक है। मुगल बादशाह कौन है? अकबर है। यहाँ पर देखो ये भारमल, ये अकबर यहाँ से जयपुर से होकर आमेर से होकर जा रहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अजमेर। कहाँ जा रहा था? अजमेर जा रहा था। बीच में अकबर जाता है सांगानेर में। कहाँ रुकता है? सांगानेर जयपुर में रुकता है। यहाँ पर ये बारमल आता है, और ये बारमल चंगू खां चंगताई की सहायता से 1526 में अकबर से मुलाकात करता है। ये किससे मिलता है? मुगल बादशाह अकबर से मिलता है, ठीक है। उस समय मिलता है, अकबर यहाँ से अजमेर चला जाता है। फिर अकबर अजमेर से जब वापस आ रहा था, तो वापस आते समय सांबर के अंदर, सांबर में ये बारमल क्या करता है साथियों? अपनी पुत्री हरकाबाई को लेकर, अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसका नाम देखो जोधाबाई भी मिलता है, जोधा अकबर सीरियल चला है ना, उसमें जोधाबाई नाम काफी फेमस हो गया था। तो हरकाबाई को लेकर बारमल जाता है और सांबर के अंदर, और यहां से अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह करवा देता है 1562 में, ध्यान रख लेना। 1562 में ये बारमल अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ में करवा देता है। तो ध्यान रख लेना, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी बारमल ने, मुगलों की अधीनता स्वीकारी, गुलामी स्वीकार कर ली। और दूसरी, मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, शादियां कर ली ना। तो राजपूताना का प्रथम, ध्यान रख लेना, राजपूताना का, पूरे राजस्थान का राजपूताना का प्रथम मुगल मुगल राजपूत विवाह, मुगल राजपूत विवाह, राजपूत विवाह, ठीक है। ये मुगल राजपूत प्रथम विवाह था जो अकबर के साथ में हुआ था, बारमल की पुत्री हरकाबाई का। हाँ, ये लिख लो आप, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उतारो। बारमल जी ने, बाद में देखो बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, गुलामी स्वीकार कर ली, अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया मुगलों के साथ में। और अकबर ने बारमल को राजा बोला, रे राजा हो आप तो, हैं? और अमीर उल उमर की उपाधि दी। अरे क्यों नहीं देगा रे, फोगट में लुगाई मिल गई। बारमल ने राजपूतनी मिल गई रे मुगल को। बारमल ने भगवंत दास और मान सिंह को, ये देखो इसके पुत्र थे, किसके?
भगवंतदास इसका पुत्र था बारमल का, और इसका पुत्र था मान सिंह। इन दोनों को भेज दिया अकबर की सेवा में कि जाओ रे, साथ में हरकाबाई का विवाह भी कर दिया, साथ में अपने पुत्र और उस पोते दोनों को भेज दिया कि जाओ अब जीजा जी की सेवा करो। तो ये अकबर की सेवा करने में चले जाते हैं, सेवा करने के लिए जिंदगी भर सेवा करेंगे अकबर की। अकबर ने बारमल को 5,000 का मनसब भी दिया, अब तो देगा ही, कुछ तो कुछ देगा ही। बाद में देखो बारबल ने अकबर को बोला कि भाई आप नागौर में दरबार लगाओ, राजपुताना के सारे जो राजा है उनको अपने अधीन कर लो। तो बारबल ने नागौर में, बारमल के कहने से 3 नवंबर 1570 को अकबर ने क्या लगाया था, दरबार लगाया था नागौर में, जहां पर महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और राव चंद्रसेन ने नहीं की थी, बाकी सबने अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। चलो ये उतार लो एक बार आप, उतारो रे जीवड़ा, उतारो देखानी। चलो सा उतार लिया रे, उतार लिया गुरुदेव। चलो ये लो। जनवरी 1574 में क्या हो जाती है, बारमल की मृत्यु हो जाती है। जनवरी 1574 में बारमल की क्या होगी रे, मृत्यु। अब राजा कौन बनेगा, बारमल का पुत्र बनेगा रे, भगवंत दास जी बनेंगे। ऐसा है भगवंत दास जी। मेवाड़ के इतिहास में हमने भगवंत दास के बारे में पढ़ा था। अकबर भेजता है इस भगवंत दास को महाराणा प्रताप के पास में, शिष्टमंडल भेजा था, उसमें भगवंत दास को भी भेजा था। 1574 से लेकर 89 तक ये राजा रहेगा। इसको 1572 में गुजरात अभियान पर भेजा अकबर ने, ये अकबर की सेवाई की इसने भी। 1572 में गुजरात अभियान पर इसको भेजा गया। सरनाल युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को इसने युद्ध में हराया। 1582 में पंजाब का ये सूबेदार बनता है भगवंत दास। भगवंत दास की पुत्री मानीबाई का विवाह जहांगीर से करो। देखो पहले तो इस भगवंत दास की बहन हरकाबाई का विवाह हो जाता है अकबर से। अब अकबर के औलाद होती है जिसका नाम था जहांगीर। अब भगवंत दास अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह भी किसके साथ में करवा देता है, अरे ऐसे मुगल जहांगीर के साथ में करवा देता है। और देखो वैवाहिक संबंध स्थापित कर ली, शादियां करो, ये दूसरा हो गया विवाह है। अकबर ने 5,000 का मनसब दिया, अकबर की औलाद की सगाई होगी रे फोकट में, मानीबाई है राजपूतनी मिल गई। अकबर बहुत खुश हुआ रे, जीव शोर हो गो। अकबर ने 5,000 का मनसब दिया। जहांगीर व खुसरो से परेशान होकर, इसके देखो पुत्र हुआ था मानीबाई के, इस मानीबाई की क्या होता है, जहांगीर से शादी हो जाती है, तो इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था, खुसरो। अब देखो ये खुसरो रहा बहुत हरामी था रहा, ये बहुत शराब वराब पीता, मजे करता था, यासी करता था आपकी तरह। तो इस खुसरो से परेशान होगी कौन, मानीबाई, औलाद परेशान होगी। इधर जहांगीर इससे भी परेशान हो गई। बाद में जहांगीर और खुसरो से परेशान होकर 1604 में मानीबाई ने आत्महत्या कर ली। मानीबाई की दाब की मुगला में था काठी है, आत्महत्या कर ली। 1590 में लाहौर में भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है, 1590 में। उसके बाद मानीबाई भी आत्महत्या कर लेती है। तो ये भगवंत दास जी का भाई इतिहास है, ठीक है। तो पढ़ो ऐसा, लिख लो भगवंत दास जी के बारे में। हल्दी घाटी रंगी है खून स्यू नाला बेता जा। उतार लिया रे, रोक के उतार लिया करो ताकि टाइम ना लगे ज्यादा, है ना। अगला शासक बनेगा मान सिंह। अब भगवंत दास का पुत्र मान सिंह क्या बनेगा भाई, राजा बनेगा। मान सिंह प्रथम, ये देखो ये 12 साल की आयु में ही अकबर की सेवा में उपस्थित हो गया था। 12 साल की उम्र में ही अकबर की सेवा में चला गया था, इसने जीवन पर्यंत अकबर की सेवाई की थी। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति ये मान सिंह ही था, महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने गया था। उपाधि इसको फरजंद की, फरजंद की उपाधि दी गई इसको। फरजंद की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दी थी। और फरजंद का मतलब क्या होता है, बेटा। अकबर ने कहा तू तो मेरा बेटा है मान सिंह, और मान सिंह की कांच काट दी बेचारे की। इसको 7,000 का मनसब दिया गया, सर्वाधिक। यदि आपको पूछे कि राजपुताना में सर्वाधिक मनसब किसको मिला था, राजपुताना में, तो ध्यान रख लेना मनसब सर्वाधिक मिला था मान सिंह को। मान सिंह प्रथम को, आगे हो रहेगा मान सिंह। मान सिंह प्रथम को मिला 7,000 का। ये मान सिंह देखो बड़ा हट्टा-कट्टा था, अरे काले सा रंग का, मोटा सा था, बहुत बड़ा था रे। तो अकबर को बहुत अच्छा लगता था कि ये युद्ध में बहुत काम आएगा, लड़ाई करेगा तो बहुत काम आएगा रे। इसके देखो समकालीन मुगल शासक एक तो अकबर था और अकबर की औलाद थी जहांगीर। अकबर और जहांगीर ये दोनों थे, और ये जहांगीर कौन हो गया भाई, जीजा हो गया। गुजरात अभियान, मान सिंह के देखो सैन्य अभियान देख लेते हैं एक बार। मान सिंह के सैन्य अभियान, चलो देख लेते हैं मान सिंह के सैन्य अभियान। ये है अपना मान सिंह प्रथम। मान सिंह की तो अकबर कहाँ चिगाड़ दी सा, घणो ही रहा, घणो ही दुड़ायो। सबसे पहले भेजा इसको 1669 में रणथंबोर अभियान पर। मान सिंह को 1669 में रणथंबोर अभियान पर भेजा गया। फिर 1572 में गुजरात अभियान पर भेजा गया। फिर 1576 में हल्दी घाटी में भेजा गया, जहां महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था।
फिर काबुल भेजा 1581 में, काबुल अभियान पर भेजा। फिर 1587 में बिहार अभियान पर भेजा गया। फिर 1592 में उड़ीसा अभियान पर भेजा गया। और 1594 में बंगाल अभियान पर भेजा गया। 1611 में अहमदनगर अभियान पर भेजा गया। तो अलग अलग जगह इनका सैन्य अभियान रहा मानसिंह का। ये लिख लो आप कब कब काम पर गया था मानसिंह। रोके उतार लो रे जीवड़ा। चलो यहां पर देख लो, गुजरात अभियान सरनाल का युद्ध जीता, बांसवाड़ा शासक प्रताप सिंह डूंगरपुर शासक आस्करण को पराजित किया। काबुल अभियान 1581 में हाकिम का सूर को पराजित किया, हाकिम का सूर को हराया। 1585 में काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया, ये ध्यान रख लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। मान सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया अकबर ने ना। काबुल का सूबेदार कब नियुक्त हुआ? 1585 में, 1585। 1599 में सिंध का सूबेदार बनाया गया, सिंध का सूबेदार कब बना? मान सिंह 1599 में। बिहार अभियान 1587 में पूर्णमल को पराजित किया। किसको हराया? पूर्णमल को। अरे बड़ी विशाल फौज थी रे इसके पास में, अरे मुगल फौज थी इसके पास में, शहंशाह अकबर की फौज थी। आगे मान सिंह अपने हाथी, मान सिंह के हाथी का क्या नाम था बताओ दे, कमेंट करो। मान सिंह के हाथी का नाम था साथियों मर्दाना। अरे मर्दाना है रे, मर्दाना मरने वाला नहीं है, मर्दाना मर्द। तो मान सिंह मर्दाना हाथी के ऊपर बैठकर रवाना होता था, पीछे 1 लाख की फौज अकबर की, और जाता था और अभियान करता और जीत प्राप्त करता। हर जगह जीता था ये, केवल हल्दी घाटी वाले में सफल नहीं हुआ था महाराणा प्रताप को हराने में, हरा भी नहीं सका और कुछ हुआ भी नहीं उस हल्दी घाटी युद्ध में, कुछ नहीं हुआ रे। महाराणा प्रताप ना तो अधीन हुए, ना बंदी बनाए गए, ना कुछ मारे गए, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो ये मान सिंह विशाल फौज लेकर चलता था, बड़ा सा मोटा सा था रे, काला सा मोटा सा है ना। तो ये लिखो मान सिंह के सैन्य अभियान, लिख लिया। चलो हाँ, खड़गपुर शासक संग्राम सिंह को युद्ध में हराया मान सिंह ने, संग्राम सिंह को हरा दिया। हाजीपुर के शासक गणपत को बेचारे को हराया। 1587 में बिहार का सूबेदार बना, ये ध्यान रखो, बिहार का सूबेदार कब बना? 1587 में बना था। उड़ीसा अभियान, उड़ीसा अभियान 1592 में नासिर खां को हराया था। उड़ीसा अभियान पर गया, सेना लेकर गया, विशाल फौज लेकर जाता था ये है। 1592 में नासिर खां को हराया। बंगाल अभियान 1594 में कूच बिहार शासक लक्ष्मी नारायण को हरा दिया। अरे लक्ष्मी नारायण क्यों मारिया रहे, कटवा रहे। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर, पूर्वी बंगाल, बंगाल भी देखो चला गया, बंगाल के राजा केदार को हराकर 1604 में जसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति लेकर आया था। किसकी मूर्ति लेकर आया? शीला देवी की। और जो इसका जो दुर्ग था आमेर का दुर्ग, यहाँ पर इन शीला देवी की मूर्ति को स्थापित किया और इनकी ये पूजा करते हैं ना, हाँ, अपनी इष्ट देवी मानकर, आराध्य देवी मानकर शीला देवी। तो शीला देवी की मूर्ति यही लेकर आया था मान सिंह की, बंगाल के राजा केदार को हराकर 1604 में जसोर नामक स्थान से लेकर आता है। बंगाल के 3 बार ये गवर्नर भी बना, बंगाल का गवर्नर बना था 3 बार। कितनी बार? 3 बार। बंगाल की राजधानी टेंडा से राजमहल बना दिया, राजधानी चेंज कर दी, और बंगाल की ये ठीक नहीं है, राजमहल को बना दो। 1596 में मान सिंह अजमेर आया, 1596 में। बंगाल की सूबेदारी 1596 से लेकर 99 तक जगत सिंह को सौंप दी। बाद में सूबेदार ये तो अजमेर आ गया 1596 में, और यहाँ की सूबेदारी सौंप दी जगत सिंह को। तो ये लिखो इसके अभियान मान सिंह के। अकबर ने खूब घुमाया रे इसको है। पंद्रह सौ 99 से 1605 तक मान सिंह को सूबेदारी सौंपी गई वापिस। अब देखो स्थापत्य कला देख लेते हैं, मान सिंह के निर्माण कार्य, निर्माण भी खूब करवाया। शिला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था 1604 में, है ना, शिला देवी का मंदिर बनवाया आमेर दुर्ग में। मान सिंह की रानी थी कनकावती, मान सिंह की महारानी का क्या नाम था? रानी कनकावती थी, महारानी थी रे, रानी वाणी नहीं थी। इसके पुत्र जगत सिंह, जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी, जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, है ना, ध्यान रख लेना, आमेर दुर्ग में है जगत शिरोमणि मंदिर। तो ये मंदिर किसने बनवाया? मान सिंह की महारानी कनकावती ने बनवाया था, ठीक है। पंचमहल का निर्माण करवाया बेराठ जयपुर में, पंचमहल। बिहार में मान नगर बसाया मान सिंह, अरे खुद के नाम पर मान नगर बसाया बिहार में, बिहार में ध्यान रख लेना, बिहार जाते हो मान नगर है तो वहां पर बोलना कि हमारे मान सिंह ने बसाया था। बिहार में रोहतासगढ़ मेलों का निर्माण करवाया, देखो बहुत काम किया। वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया। गया बिहार में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। बंगाल में अकबर नगर राजमहल की स्थापना की।
बंगाल गया, वहां पर अकबर के नाम पर अकबर नगर की स्थापना कर दी, क्यों रे अकबर नगर बसाओ रे, नया नगर बसाओ। ठीक है, तो ये इसके स्थापत्य कला में आते हैं। निर्माण कार्य मान सिंह जी के। लिखो रे जीवड़ा। गुरु जी इतना कौन याद रहे, लिख लो आप, हो जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे तो। एक बार में नहीं होता, मुझे भी 4 बार में हुआ था, एक बार में थोड़ी होगा आपको है? लिखते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा मान सिंह को आमेर दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। कोकिल देव ने आमेर दुर्ग का निर्माण प्रारंभ किया था, फिर मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था आगे, है ना। तो आमेर दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है मान सिंह को। कदमी महलों का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। रामदेव ने बनवाए थे कदमी महल, किसने बनवाए थे? रामदेव ने। तो इन कदमी महलों का पुनः निर्माण अच्छे ढंग से करवाया, आधुनिक निर्माता कहा जाता है। लाहौर पाकिस्तान से पोट्री कला का आगमन हुआ था। पोट्री कला को लेकर आया था मान सिंह। लाहौर पाकिस्तान से पोट्री कला कौन लेकर आया था? मान सिंह लेकर आया था। मीनाकारी कला को आगमन हुआ था आमेर में, है ना। तो मीनाकारी कला भी कौन लेकर आया था? मान सिंह लेकर आया था। साहित्य और दरबारी की बात करें तो राय मुरारीदान इसके दरबारी था, राय मुरारीदान। इसके ग्रंथ है मान प्रकाश, मान सिंह के ऊपर प्रकाश डाला गया, मान प्रकाश। मान चरित्र, मान सिंह का चरित्र है, चरित्र कैसा है मान सिंह का। दूसरा जगन्नाथ, जगन्नाथ इसने मान प्रकाश कृति मुक्तावली लिखी, एक ग्रंथ लिखा। दलपत राज, दलपत राज ने पत्र प्रकाशित पवन पश्चिम ग्रंथ लिखा। मान सिंह के काल में उनके भाई माधो सिंह के आश्रित कवि, देखो इसका भाई था माधो सिंह, इसका एक कवि था जिसका नाम था विठलनाथ। क्या नाम था? विठलनाथ। विठलनाथ पंडुरिक ने निम्न ग्रंथ लिखे, देखो इसी के काल में लिखे गए, है ना। विठलनाथ पंडुरिक ने ग्रंथ लिखे थे, राग चंद्रोदय, दूनी प्रकाश, नर्तन मंजरी, ये ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, तो उतारो एक बार। थोड़ा बड़ा तो है भाई, है ना, बड़ा तो है। मारवाड़ का तो हमने 2 घंटे की क्लास में पूरा पढ़ लिया अच्छे ढंग से। मेवाड़ का काफी लंबा था, और आमेर का भी है ठीक ठाक, उतना छोटा तो नहीं है। महारानी गायत्री देवी तक हम पढ़ेंगे पूरा, है ना। चलो, मान सिंह के दरबारी विद्वान, मान सिंह के दरबार में कौन कौन विद्वान रहा करते थे? हापा बारठ किसका दरबारी था? मान सिंह का। राय मुरारीदान, जगन्नाथ विठल, हरनाथ, ये 4 दरबारी विद्वान इसके दरबार में रहते थे मान सिंह के। जहांगीर के काल में 1614 ईस्वी में अहमदनगर अभियान के दौरान अलीचपुर महाराष्ट्र में इसकी क्या हो जाती है? मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। बड़ा सूरवीर था रे मान सिंह। कब हुई रे? जहांगीर के शासन काल में 1614 में अहमदनगर अभियान पर गया था साथियों, उसके उसी दौरान एलिचपुर, एलिचपुर मध्य महाराष्ट्र में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पीछे से शासक बनता है भाव सिंह। 1614 से 1621 तक ये शासक रहा था, 5-6 साल तक, 6-7 साल। और भाव सिंह की मृत्यु के बाद में 1621 से 1667 तक अगला शासक रहा था मिर्जा राजा जयसिंह। भाव सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं है इतिहास में ज्यादा। हाँ, तो मिर्जा राजा जयसिंह, इसका देखो शासनकाल बहुत लंबा है, 1621 से 67, यानी कि ये 46 वर्षों तक इसने शासन किया था। 46। मारवाड़ में या अपने राजपूताना में भी देख लो, पूरे राजस्थान में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला शासक कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह ही था। 46 वर्ष तक उम्र ही नहीं होती आजकल आदमी की, और इसने राज कर लिया। देखो, सर्वाधिक लंबी अवधि तक इसने शासन किया, खूब मजे मारे रहे। 3 मुगल बादशाहों के समकालीन था। जहांगीर आया, जहांगीर चला गया, मर गया, लेकिन जयसिंह जिंदा रहा। फिर सांझा आया, सांझा भी चला गया, फिर औरंगजेब आया। तो 3 मुगल बादशाहों के ये समकालीन था, ध्यान रख लेना, जहांगीर, सांझा और औरंगजेब। इसको देखो उपाधि दी गई मिर्जा। ये देखो मिर्जा राजा जयसिंह, तो इसको मिर्जा की उपाधि किसने दी? है एक उपाधि है मिर्जा, जो उपाधि दी थी सांझा ने। किसने दी थी? मुगल बादशाह शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया था, शाहजहां ने इसको मिर्जा की उपाधि दी। तो ये लिखो आप, हेडिंग डालो आगे। हाँ, इसके अलावा इसको देखो, मिर्जा राजा जयसिंह को 3,000 का मनसब, मनसब 3,000 का, जात और 1,500 सवार इसको दिए गई, जहांगीर ने इसको दिया था। और 4,000 का इसको मनसब दिया था सांझा ने, और जहांगीर ने इसको 7,000 का मनसब दिया था। कितना दिया था? 7,000 का। अब बात करते हैं इसके सैन्य अभियान की।
ठीक है। सैन्य अभियान की बात करें तो मराठाओं के विरुद्ध औरंगजेब के काल में इसने अभियान किया था, और 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि भी हुई थी मराठाओं के बीच में और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। तो ये पुरंदर की संधि काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है। सैन्य अभियान, अगली हेडिंग डालो, जयसिंह के सैन्य अभियान। जयसिंह का सबसे पहले अहमदनगर अभियान 1632 में, 1629 में उज्बेकों का दमन किया था, 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा अभियान, और कंधार में 1651 में कंधार अभियान। तो ये इसके मुख्य सैन्य अभियान है जिसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो ये लिख लो एक बार, मिर्जा राजा जयसिंह के सैन्य अभियान। 1632 में अहमदनगर अभियान, 1629 में उज्बेकों का दमन किया, 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा अभियान, 16 कंधार का 1651 में। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं मराठा के विरुद्ध औरंगजेब के काल में अभियान किया था। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था औरंगजेब, और इधर मराठा शासक था शिवाजी। कौन आ रहा है? शिवाजी मराठा। शिवाजी का पुत्र है संभाजी, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? संभाजी। तो औरंगजेब यहाँ पर शासक है। 30 सितंबर 1664 को औरंगजेब सवाई मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां को सेना लेकर भेजता है कि जाओ रे। औरंगजेब बोलता है जाओ रे जयसिंह और दिलेर खां, जाओ शिवाजी को पकड़ के लेके आओ, शिवाजी चाहिए मुझे। ये मराठा काफी उछलते थे उस समय, ये मराठा काफी लूटमार मचाते थे, काफी परेशान करते थे इन मुगलों को, राजपूतों को। तो इन मराठाओं का दमन करना जरूरी था। तो साथियों होता क्या है, जयसिंह और दिलेर खां जाते हैं सेना लेके, और वज्रगढ़ और माची, वज्रगढ़ और माची इन पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। ये देखो, ये शिवाजी के शस्त्रागार थे जहां पर ये मराठा अस्त्र शस्त्र रखते थे। कहां पर? वज्रगढ़ और माची में। तो इनके अस्त्र शस्त्र जहाँ रखे हुए थे वहीं जाके इन्होंने पहले कब्जा कर लिया। अब क्या करोगे रे मराठाओं, अब कैसे लड़ोगे? हैं, इसका घेराव कर लिया। तो इनके बीच में देखो बाद में एक संधि हो जाती है, शिवाजी झुक जाते हैं, घुटने टेक देते हैं रे जयसिंह के सामने। 11 जून 1665 में, 30 सितंबर 1664 को रवाना होते हैं। तो काफी टाइम लग जाता था, सेना पैदल चलती थी, साल भर तो लग ही जाता था। तो 11 जून 1665 में पुरंदर की एक संधि हो जाती है। किस किस के बीच में हुई? वैसे तो शिवाजी और मराठा, जो मराठा शासक शिवाजी और औरंगजेब, लेकिन उस समय वहां पर उपस्थित कौन थे? जयसिंह और दिलेर खां थे। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में होती है इस संधि में। पुरंदर की संधि में शर्त रखी गई कि शिवाजी के पास उस समय 35 दुर्ग थे। कितने दुर्ग थे? 35। 35 में से 23 दुर्ग देने होंगे मुगलों को, देने होंगे कितने? 23 दुर्ग, क्योंकि औरंगजेब की तरफ से जयसिंह गया था सेना लेकर, है ना। और संभाजी को, शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया। इसके अलावा शिवाजी को मुगलों के दरबार में उपस्थित होना होगा। तो शिवाजी गए थे मुगलों के दरबार में, लेकिन वहां से वापस भागकर आ गए जान बचा के। ठीक है, तो ये पहला अभियान था जयसिंह का। पुरंदर की संधि हुई थी, ध्यान रख लेना, 11 जून। जून में गर्मियां पड़ती है 1665 में, याद रख लेना, पूछी गई है कई बार। किसको, किन्ने साणु कर दियो सा? शिवाजी ने साणु कर दियो। चलो यहां पर देखें, मराठा के विरुद्ध औरंगजेब के काल में अभियान हुआ। 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि की शर्त रखी गई कि शिवाजी के 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग देने होंगे। शिवाजी ने क्यों लिया दुर्ग लिया ने? संभाजी को 5000 का मनसब दिया, 40 लाख का वार्षिक हुण देना होगा मराठों को। शिवाजी मराठा क्या देंगे? 40 लाख वार्षिक हुण देंगे, है ना। शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। शिवाजी ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? मुगलों की। क्यों नहीं करेंगे रे? मिर्जा राजा जयसिंह गया था सेना लेकर, है। शिवाजी तो चीज ही क्या है। चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भाई पहला सैन्य अभियान। हाँ, 19 मई 1666 में शिवाजी आगरा गए। शिवाजी को आगरा जाना था संधि के तहत कि भाई शिवाजी मुगलों की दरबार में उपस्थित होंगे। तो शिवाजी 19 मई 1666 को आगरा गए थे, लेकिन दरबार में उपस्थित नहीं हुए, वापस वहां से भाग जाते हैं। नोट मार्च 1659 में दोराई, दोराई का युद्ध हुआ था अजमेर में। मिर्जा राजा जयसिंह और औरंगजेब की सेना में
हरावल सेनापति के रूप में लड़े थे। हरावल सेनापति क्या होता है? हरावल दो सेनापति होते थे, एक हरावल और एक चंदावल। हरावल सेनापति जो आगे की पंक्ति में रहता है, चंदावल सेनापति जो पीछे रहता है। तो हरावल सेनापति कौन था? जयसिंह था। 25 जून 1658 को मथुरा में जयसिंह ने औरंगजेब से मुलाकात कर उनकी अधीनता स्वीकार की। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। 1666 में औरंगजेब ने बीजापुर अभियान पर आदिल शाह के विरुद्ध भेजा और औरंगाबाद में बाद में 1667-68 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है जयसिंह की औरंगाबाद में। अब थोड़ी स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं। निर्माण कार्य, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण और तोपखाने का निर्माण करवाया। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में है, आमेर के दुर्ग के पास में यह जयगढ़ का किला। तो जयगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था जयगढ़ का दुर्ग, जहां पर जेबान तोप रखी गई है। हम पढ़ चुके हैं ना किले और दुर्ग, और उसमें जेबान तोप रखी गई है। हाँ, तो तोपखाना भी यहाँ पर बनवाया था, यहाँ पर तोपखाना था। तो ये जयगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? जयसिंह ने। इसके अलावा आमेर दुर्ग में दीवान ए खास, दीवान ए आम, केसर क्यारी। आमेर दुर्ग आपने कभी देखा है? देखना, गूगल पर सर्च करना, उसके सामने केसर क्यारी है, आप देखोगे तो है ना, सुंदर सी है, बगीचे की टाइप का। तो केसर क्यारी, दीवान ए आम, दीवान ए खास, इसका आमेर दुर्ग में निर्माण करवाया, मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया। जयगढ़ दुर्ग वे तोपखाने का निर्माण करवाया। जग्गा महल का निर्माण करवाया कंधार के अंदर, कंधार में एक महल बनवाया जग्गा महल, है ना। जग्गा महल कंधार का निर्माण। दरबारी कवि कौन कौन थे? देखो, जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी, बिहारी था जिसने बिहारी सतसई लिखी, ग्रंथ लिखा था बिहारी सतसई। राम कवि था जिसने जयसिंह चरित्र लिखा था। कुलपति मिश्र जिसने 52 ग्रंथों की रचना की थी। तो ये हो गया भाई अपना जयसिंह, उतार लो एक बार। जयसिंह के बाद में शासक बनता है साथियों, उस शासक का नाम है राम सिंह। राम सिंह 1667 से 89 तक शासक रहा। राम सिंह के बाद में बनता है विष्णु सिंह या विशन सिंह, ये 1689 से 1700 ईस्वी तक क्या रहा? शासक रहा। ये दो शासक आ जाते हैं बाद में और बीच में। विशन सिंह के बाद में शासक बनता है सवाई जयसिंह द्वितीय। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम था, यह सवाई जयसिंह द्वितीय है, दूसरा है, ध्यान रख लेना। यह 1700 से लेकर 1743 तक, ये 43 वर्ष तक क्या रहा? शासक रहा। 14 नवंबर 1688 को इसका जन्म होता है, ठीक है। 1700 में बना, यानी कितने साल का था? 12 वर्ष का ये था। मूल नाम विजय सिंह था, ध्यान रख लेना। जय सिंह का मूल नाम क्या था? विजय सिंह था, और इसका भाई था जय सिंह। ये देखो एक चीज यहाँ पर बड़ा फैक्ट है, बहुत कम लोगों को पता है। सवाई जय सिंह, इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम बचपन में नाम था विजय सिंह। इसका एक भाई था जिसका नाम था जय सिंह। इसका नाम जय सिंह नहीं था, इसका विजय सिंह था। लेकिन वो मुगल बादशाह औरंगजेब ने भाइयों के नाम की अदला बदली कर दी है। विजय सिंह का तो नाम कर दिया जय सिंह, और जय सिंह का कर दिया विजय सिंह, ठीक है। तो नाम अदल बदल हो गए थे, तो इसका मूल नाम पूछे तो विजय सिंह, ध्यान रख लेना। इसके समकालीन 7 मुगल शासक थे। ओहो, कितने थे? 7। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादर शाह, फारूक सियार, रफी उद दरजात, और रफी उद दौला, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला। बड़ा बड़ा रंगीन शासक था रे, तो ये इसके समकालीन 7 शासक थे। सबसे ज्यादा यदि आपको पूछे कि आमेर के किस कछवा राजवंश के किस शासक के समकालीन 7 मुगल बादशाह थे, तो सवाई जय सिंह के समकालीन थे। उतार लिया इसके समकालीन शासकों के बारे में, यहां पर और उतारो। रफी उद दौला, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला। इसको देखो, सवाई, ये सवाई उपाधि दी गई थी। सवाई, इसका नाम केवल जय सिंह था, जय सिंह द्वितीय, लेकिन इसको उपाधि दी गई सवाई की। सवाई की उपाधि किसने दी थी?
तो ध्यान रख लेना, सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने, है ना। ये देखो औरंगजेब इसके समकालीन था सबसे पहले, तो औरंगजेब ने इसको सवाई की उपाधि दी। ध्यान रख लेना, पूछा जाता है। राजा धीराज, राजा धीराज की उपाधि किसने दी थी? फारूक सियार ने दी थी। राज राजेश्वर की, राज राजेश्वर श्री राजा धीराज की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी थी। किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा दी गई। मुआजम बहादुर शाह ने जय सिंह को हटाकर विजय सिंह को शासक बना दिया था। देखो एक बार जय सिंह को मुआजम, यहाँ पर देख सकते हैं हम, मुगल बादशाह इसके समकालीन था मुआजम, ठीक है। तो ये मुआजम क्या करता है साथियों? बहादुर शाह, जिसे बहादुर शाह के नाम से जानते हैं, बहादुर शाह के नाम से ये शासक बनता है मुआजम। ये जय सिंह को हटा देता है और विजय सिंह को क्या बना देता है? इसके भाई विजय सिंह को शासक बना देता है और आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर देता है। आमेर दुर्ग का रक्षक बनाया सैयद हुसैन खान को। किसको बनाया? सैयद हुसैन खान को इसका रक्षक बना दिया। अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर का विवाह होता है जय सिंह के साथ में। अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर का 1 जून 1710 को मुगल बादशाह बहादुर शाह ने जय सिंह को वापस शासक बना दिया। तो यहाँ पर देखो थोड़ा इनके बीच में लफड़ा हुआ था। सैन्य अभियान की बात करें, इनकी सैन्य अभियान देख लो थोड़ा, ठीक है। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय। इधर है औरंगजेब, औरंगजेब के पुत्र है आजम और मुआजम। औरंगजेब के दो पुत्र है आजम और मुआजम। इन दोनों के बीच में राजा बनने को लेकर, बादशाह बनने को लेकर काफी युद्ध होता है, घमासान होता है। 1707 में जजाऊ का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है भाई? जजाऊ का युद्ध। इस युद्ध में सवाई जय सिंह थे अपने जयपुर के, जोधपुर के अजीत सिंह थे, मेवाड़ के अमर सिंह जी थे, ठीक है। ये तीनों बड़ी रियासतें थी और इनके जो राजा थे इन्होंने किसका साथ दिया? जय सिंह ने, और जोधपुर के अजीत सिंह ने आजम का साथ दिया था, ठीक है। और मेवाड़ के जो अमर सिंह जी थे, अमर सिंह द्वितीय, इन्होंने मुआजम का साथ दिया और जजाऊ का युद्ध हुआ 1707 में। इस युद्ध में मुआजम जीत जाता है और मुआजम क्या बन जाता है? मुगल सम्राट बन जाता है। मुआजम क्या बन जाता है? मुगल बादशाह बन जाता है। बाद में मुआजम क्या करता है साथियों? इस जय सिंह को और अजीत सिंह दोनों को हटा देता है। मुआजम जय सिंह को हटाकर इसके भाई विजय सिंह को क्या बना देता है? शासक बना देता है कि तू हट रहा है, तूने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे भाई का दिया, इसलिए इसको हटा दिया और मुआजम विजय सिंह को क्या बना दिया? शासक बना दिया। तो ये लिखो एक बार आप। उतारो। आगे देखो एक समझौता होता है बाद में, देवबरी समझौता। ये 1708 में हुआ। इससे पहले हमने एक युद्ध पढ़ा था, याद रख लेना, 1707 में जजाऊ का युद्ध, ठीक है। और 1708 में होता है देवबरी समझौता। अपने जय सिंह है जयपुर के, अजीत सिंह है और अमर सिंह है मेवाड़ के। अजीत सिंह मारवाड़ के शासक थे, ठीक है। इधर बहादुर शाह शासक बन जाता है, मुआजम बहादुर शाह के नाम से। और अमर सिंह द्वितीय, ये अमर सिंह जी मेवाड़ के शासक है, ये बहादुर शाह के साथ में थे पहले, इसका साथ दिया था। इधर होता है क्या साथियों? जय सिंह है, ये विवाह कर लेता है चंद्रा कंवर के साथ में। अमर सिंह की पुत्री चंद्रा कंवर के साथ में क्या कर लेता है? जय सिंह विवाह कर लेता है। तो देवबरी समझौता कब हुआ था? 1708 में हुआ था। किन किन शासकों के बीच में हुआ था? जय सिंह, अजीत सिंह और अमर सिंह, इनकी सहायता से होता है। और उसके बाद में इनकी सहायता से जय सिंह वापस विजय सिंह को हटाकर जय सिंह को वापस क्या बना देते हैं? शासक बना देते हैं। जय सिंह वापस क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था पहले, 1 जून 1710 को मुगल बादशाह बहादुर शाह ने जय सिंह को वापस शासक बना दिया। ये वापस फिर राजा बन जाता है। एक बार इसको हटा दिया जाता है। तभी बोलते हैं ना, रे जीवन में आवेला कई मोड़ है, डरी मती रे जीवड़ा। उतार चढ़ाव आते हैं, इतने बड़े राजा शासक थे, उनको भी देखो हटना पड़ा था गद्दी से, हटा दिया गया एक बार। तो उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, कभी डरना नहीं है। यहाँ पर देखो जय सिंह, इधर है बहादुर शाह। उसके बाद 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। मुगल बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है 1712 में। फिर शासक बन जाता है जहादर शाह, जहादर शाह। उसके बाद में बनता है शासक फारूक शेर, ठीक है। हाँ, तो इसने बहादुर शाह ने जय सिंह को चित्रकूट और काबुल का सूबेदार बनाया था, ठीक है। और बाद में जहादर शाह ने 1712 में जजिया करे वो समाप्त कर दिया। जहादर शाह ने क्या कर दिया? जजिया करे वो समाप्त कर दिया। फारूक शेर ने क्या किया? इसने बाद में देखो मालवा का सूबेदार बनाया, मालवा का सूबेदार भी बनाया गया जय सिंह को। फारूक शेर ने 7000 का मनसब भी दिया था जय सिंह को। कितना मनसब दिया? 7000 का। 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने
राजपुताना में जजिया कर लगाया था। ये आप सभी को पता है, औरंगजेब ने राजपुताना में जजिया कर लगाया था 2 अप्रैल 1679 में, 79। लेकिन बाद में जहादर शाह ने जजिया कर हटा दिया था 1712 में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, जयसिंह के कहने पर ही हटाया था। तो ये समकालीन इसके शासक रहे थे। हाँ, आगे देखो फारूक शेर। फारूक शेर देखो इधर दिल्ली का शासक है। इधर देखो भरतपुर के जाट है जिसका नाम है चूड़ामन जाट। भरतपुर का शासक था चूड़ामन जाट। ये क्या करता है, शत्रु विद्रोह कर देता है। ये विद्रोह कर देता है तो उसके बाद में फारूक शेर क्या करता है, उस समय जब विद्रोह किया तब सवाई जयसिंह ये मालवा में बैठे थे। कहाँ बैठे थे, मालवा में। हाँ, तो ये सवाई जयसिंह क्या करते हैं, मालवा का सूबेदार बनाते हैं रूपाराम को मालवा का सूबेदार बनाते हैं। और चूड़ामन जाट के विद्रोह का दमन किया था 1715 में। किसका दमन किया, चूड़ामन जाट, भरतपुर के शासक चूड़ामन जाट के विद्रोह का 1715 में दमन करते हैं। ठीक है, 1722 में बाद में इस चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लेते हैं। बदन सिंह को भी अपनी तरफ मिला देते हैं चूड़ामन जाट के भतीजे, और उसे ब्रज राजा की उपाधि देते हैं। इस प्रकार से इन जाटों के विद्रोह का क्या किया, सवाई जयसिंह ने दमन किया था। ये भी आप ध्यान रख लेना। पहले तो युद्ध किया, युद्ध से जब काम नहीं चला तो उसके बाद में चूड़ामन जाट के भाई बदन सिंह को, भतीजे को अपनी तरफ मिला लिया और इसे ब्रज राजा की उपाधि देकर खुश कर दिया। चलो, अब देखो मराठाओं के साथ में मराठा और जयसिंह। इधर देखो मराठा पिंडारी, मालवा का देखो सूबेदार बनाता है ये जयसिंह, आप सभी को पता है। और 1715 में एक युद्ध हुआ था, पिलसूदा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, पिलसूद का युद्ध हुआ था 1715 में। 1732 में हुआ था मंदसौर का युद्ध, जिसमें मराठा जीते थे। ठीक है, हाँ, तो ये 2 युद्ध हुए थे, पिलसूद का युद्ध और मंदसौर का युद्ध। इन दोनों युद्धों में मराठा जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं, मराठा। फिर होता है बूंदी का विवाद। अगला है बूंदी का विवाद। रामपुरा का युद्ध होता है 1735 में। कौन सा युद्ध होता है भाई, रामपुरा का युद्ध 1735 में। एक तरफ है सवाई जय सिंह, ठीक है, दूसरी तरफ है बूंदी। बूंदी के शासक है बुद्ध सिंह हाड़ा, इसके पुत्र है भवानी और उमेद सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह की एक बहन थी जिसका नाम था अमरी कंवर। क्या नाम था, अमरी कंवर। ये अमरी कंवर बहन थी सवाई जय सिंह की। इस अमरी कंवर का विवाह होता है बुद्ध सिंह के साथ में। किसके साथ में होता है साथियों, बुद्ध सिंह के साथ में। लेकिन बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ में बूंदी का जो था बुद्ध सिंह हाड़ा, इसके साथ में विवाह हो जाता है अमरी कंवर का। इसके जो पुत्र होते हैं आगे भवानी और उमेद सिंह, उन पुत्रों में शासक बनने को लेकर थोड़ा विवाद हो जाता है। और उसके बाद में अमरी कंवर क्या करती है, अमरी कंवर साथियों यहाँ पर इस सवाई जय सिंह को बोलती है। और सवाई जय सिंह क्या करता है, बूंदी पर सेना भेजता है, बूंदी पर अटैक करता है, सेना भेजता है अपनी बहन के लिए। बूंदी पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, और इस भवानी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। भवानी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। उमेद सिंह को शासक बनाना था। उसके बाद में यहाँ का जो प्रशासक है वो दल्ले सिंह को बना देता है। सवाई जय सिंह किसको बना देता है, दल्ले सिंह को। तो ये बूंदी का रामपुरा का युद्ध होता है 1735 में, जहाँ सवाई जय सिंह सेना भेजता है अमरी कंवर अपनी बहन की सहायता के लिए। उसके बाद में ये अमरी कंवर क्या करती है साथियों, मराठों से सहायता मांगती है। किससे मांगती है, मराठाओं से। तो मल्लेराव होलकर, इसने राखी भेजी थी। मल्लेराव होलकर को अमरी कंवर क्या भेजती है, राखी भेजती है। हाँ, तो राजपुताना में सबसे पहले मराठा है वो बूंदी में आते हैं, ठीक है, इसकी सहायता करने के लिए। तो यहां से ही अब राजपुताना में बूंदी से मराठाओं की शुरुआत हो जाती है। अब राजपुताना में मराठाओं का आना शुरू हो गया था। तो यदि पूछे एग्जाम में कि सबसे पहले मराठाओं को आमंत्रित किसने किया था, तो सवाई जय सिंह की बहन अमरी कंवर ने किया था। ध्यान रख लेना, मराठाओं को सबसे पहले आमंत्रित किया था, मल्लेराव होलकर को राखी भेजी। अब यहाँ पर मराठा है वो आने लगे हैं। अब राजपुताना में लूटमार खूब करेंगे। अब मराठा क्या करेंगे, राजपुताना में लूटमार करेंगे भाई। ये उतारो एक बार। तो मराठा सबसे पहले कहां पर आए थे, राजपुताना में, बूंदी में आए थे। ध्यान रख लेना, ये पूछा गया सवाल है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको एक बार बार। उसके बाद में इन मराठाओं को रोकने के लिए एक सम्मेलन होता है। राजपुताना के जो देसी राजा थे, यहाँ पर देखो मराठा लगातार राजपुताना में आ रहे थे, लूटमार मचा रहे थे, लूटमार कर रहे थे, है ना।
एक तरफ से बोले तो चोर थे रे मराठा। तो इन मराठाओं को रोकने के लिए एक सम्मेलन हुआ, हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ, ध्यान रख लेना, हुरडा सम्मेलन हुआ था। हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में। कहां पर हुआ, हुरडा सम्मेलन कब हुआ, 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। हुरडा सम्मेलन क्यों किया गया, ध्यान रख लेना, मराठाओं को रोकने के लिए। मराठा लगातार राजस्थान में लूटमार कर रहे थे, तो मराठाओं का ट्रीटमेंट करने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। हुरडा सम्मेलन का जनक सवाई जय सिंह को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सवाई जय सिंह को। इसका अध्यक्ष बनाया गया संग्राम सिंह द्वितीय को। ये संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के थे, मेवाड़ से। लेकिन संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, फिर इसकी अध्यक्षता करते हैं जगत सिंह द्वितीय। कौन करते हैं भाई, इसके पुत्र जगत सिंह द्वितीय इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन ये हुरडा सम्मेलन असफल रहा। पूछा जाता है हुरडा सम्मेलन कब हुआ, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ। हुरडा सम्मेलन असफल रहा, सफल नहीं हुआ, क्योंकि जो अपने देसी राजा थे राजपूताना के, इनमें आपस में क्या थी, फूट थी। ये राजा आपस में ही लड़ रहे थे, है ना, इसलिए इनमें फूट होने की वजह से ये सम्मेलन सफल नहीं रहा। सारे राजपूताना के राजा एकत्रित हुए थे, कुछ नहीं भी हुए थे। ठीक है, तो आगे आप नोट करें कि 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने राजपूताना में जजिया कर लगाया। कब लगाया औरंगजेब ने जजिया कर, 2 अप्रैल 1679 को। 1722 में चूड़ामन जाट के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर राजा की उपाधि दे दी। मराठा और सवाई जय सिंह, इनके बीच में देखो एक युद्ध हुआ था, मराठाओं और सवाई जय सिंह के बीच में बात करें तो पिलसूद का युद्ध हुआ था 1715 में, जहां मराठा की जीत होती है। मंदसौर का युद्ध होता है 1732-33 में, जहां मराठा जीत जाते हैं। बूंदी का विवाद, रामपुरा का युद्ध हुआ 1735 में, हम पढ़ चुके हैं। राजपूताना में सबसे पहले मराठा बूंदी आए थे। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुआ, जिसका जनक सवाई जय सिंह है। अध्यक्ष संग्राम सिंह बने थे और अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने। ठीक है, चलो। हुरडा सम्मेलन में शामिल होने वाले शासक कौन कौन थे। अब हुरडा सम्मेलन में कौन कौन से शासक शामिल हुए थे। नागौर से आए थे बकत सिंह जी, बीकानेर से जोरावर सिंह जी, करौली से गोपाल सिंह जी, बूंदी से दल्ले सिंह बूंदी से, कोटा से दुर्जन साल। ये सारे शासक जो हुरडा सम्मेलन में उपस्थित हुए थे, लेकिन हुरडा सम्मेलन असफल रहा। अगला युद्ध होता है साथियों, है कि गंगवान का युद्ध 1741 में। जो जय सिंह है उन्होंने अभय सिंह, जोधपुर के शासक अभय सिंह को हराया था। यह भी ध्यान रख लेना, गंगवान का युद्ध 1741 में जय सिंह ने अभय सिंह को हराया। जयपुर चित्रशैली में गंगवान का चित्रण लालचंद ने किया था। इस युद्ध का चित्रण किया गया बाद में। स्थापत्य कला, अब स्थापत्य कला देख लेते हैं सवाई जय सिंह की। तो सवाई जय सिंह ने 5 सौर वेधशालाएं बनवाई थी, जंतर मंत्र की स्थापना की। 5 सौर वेधशालाएं बनाई थी, वो आप याद रख लेना कहां कहां पर बनाई, यहां से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले बनाई थी दिल्ली में 1724 में, जो कि सबसे प्राचीन सौर वेधशाला है, सबसे प्राचीन है। दूसरी थी जयपुर में 1728 से 1734 में, जो देश का सबसे बड़ा जंतर मंत्र, सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। सबसे बड़ी कौन सी है, जयपुर वाली है, और सबसे पुरानी दिल्ली वाली है। नंबर 3 पर बनाई थी उज्जैन, बनारस और मथुरा। ये 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने। कहां कहां पर, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, बनारस मथुरा यूपी में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना, यहां से पूछी जाती है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। उतार लो, आगे देखते हैं। जयपुर में सौर वेधशाला, जंतर मंतर, इसमें कुल 14 यंत्र लगे हुए हैं। जयपुर में जो है इसमें 14 यंत्र है। सम्राट घड़ी बनवाई, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी यहाँ पर लगी हुई है जयपुर की सौर वेधशाला में, सबसे बड़ी घड़ी है सम्राट घड़ी। राम यंत्र लगा हुआ है, जयप्रकाश यंत्र, सुंतल यंत्र ये है। 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को ने विश्व विरासत में इसको शामिल कर लिया, जंतर मंत्र। जयपुर का जंतर मंत्र है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया 1 अगस्त 2010 को। जयपुर की स्थापना की थी किसने, सवाई जय सिंह ने। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई। देखो, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को किसने की, ये जयपुर है, जयपुर की स्थापना की सवाई जय सिंह ने। जयपुर को साथियों ध्यान रख लेना, वास्तु नियोजित तरीके से बसा पहला शहर, जिसको वास्तु शास्त्र के अनुसार, एक नक्शे के अनुसार बसाया गया जयपुर को। आप देखना जयपुर बहुत सुंदर तरीके से बसा हुआ शहर है। हाँ, इसकी नींव किसने रखी, इसकी नींव रखी गई जगन्नाथ पुंडरी के द्वारा। ये जय सिंह के गुरु थे, जय सिंह के गुरु जगन्नाथ पुंडरी के द्वारा जयपुर की नींव रखी गई। सबसे पहले खाडो खोजो और नींव भरी सा। स्थान कहां पर नींव रखी गई जयपुर की, जोरावर सिंह गेट के ऊपर, जोरावर सिंह गेट है वो बनाया गया और वहां पर नींव रखी गई।
इसका प्राचीन नाम क्या था जयपुर का? जयनगर, जयनगर था। इसका वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर का वास्तुकार कौन था जिसने पूरा बनाया था वास्तु शास्त्र के अनुसार? विद्याधर भट्टाचार्य, पुर्तगाली डी सिल्वा। ठीक है, ये वास्तुकार थे जयपुर के। उतार लो भाई एक बार। यहां से देखो जयपुर की स्थापना, इसके संबंधित कुछ सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है कि जयपुर की स्थापना कब हुई, किसने की? उस समय शासक सवाई जयसिंह थे। नींव किसके द्वारा रखी गई? तो जयसिंह के गुरु थे जगन्नाथ पुंडरिक जिन्होंने नींव रखी। किस जगह नींव रखी गई? जोरावर सिंह जो गेट है वहां पर। प्राचीन नाम क्या है जयपुर का? जयनगर। इसका वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, चलो तो यहां से और उतार लो। जयपुर के उपनाम, जयपुर के उपनाम क्या क्या है? जयपुर के उपनाम है राजस्थान का वृंदावन कहा जाता है जयपुर को, राजस्थान का वृंदावन। राजस्थान की दूसरी काशी कहा जाता है, राजस्थान की दूसरी। पहली पहली काशी कौन सी है राजस्थान की, बताओ देखिए। इसके अलावा पूर्व का पेरिस कहा जाता है, पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी। ठीक है, ये जयपुर को कहा जाता है। ये जयपुर के उपनाम है, राजस्थान का वृंदावन, राजस्थान की दूसरी काशी, पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी किसने कहा था? स्टैनली रीड ने कहा था गुलाबी नगरी। जयपुर शहर की तुलना चीन के कैंटीना और इराक की राजधानी बगदाद दोनों का मिश्रण समायोजित है। जयपुर की तुलना किसे की गई है? चीन के कैंटीना और इराक की राजधानी बगदाद से की गई है। ठीक है, जयपुर की तुलना। और इसकी सुंदरता में पेरिस से तुलना की गई है, पेरिस के समान सुंदर है जयपुर। इसकी आप सड़कें वगैरह देखना, बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है। हाँ, जयपुर को समकोण सिद्धांत पर बसाया गया। जैसे समकोण होता है ना, 90 डिग्री का कोण, इस सिद्धांत पर बसाया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से समकोण सिद्धांत पर इसको बसाया गया। स्थापना हुई थी उस समय जयपुर में 7 प्रमुख दरवाजे थे, ये ध्यान रख लेना। जयपुर की स्थापना हुई समय इसमें 7 दरवाजे थे। पहला था दुरुपोल। कौन सा? दुरुपोल, सूरजपोल, चांदपोल। चांदपोल, सूरजपोल ये अभी भी है ना, कभी जाओ तो आप देखना। सूरजपोल, चांदपोल, दुरुपोल। घाट गेट, सांगानेरी गेट, ये भी देखो पूछा गया एक बार, सांगानेरी गेट कहां पर है न्यू गेट। और अजमेरी गेट, अजमेरी गेट भी आपने देखा होगा, MI रोड से हम जाते हैं तो अजमेरी गेट आता है, सांगानेरी गेट है ना, घाट गेट, चांदपोल। तो ये अपना इस जगह आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि पुराना जयपुर दिखेगा आपको। उस समय जो बसाया गया था वो जयपुर आपको इन जगह ही दिखेगा, है ना, यहाँ पर आपको झलक दिखेगी। तो ये जयपुर के 7 प्रमुख दरवाजे बनाए गए। अभी तो बहुत बड़ा हो गया है। जयपुर का आधुनिक निर्माता यदि आपको पूछे तो ये मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना। जयपुर शहर का आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। अन्य निर्माण कार्य सवाई जयसिंह के गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया जयपुर में है, कलकी जी का मंदिर जलेब चौक पर, सिसोदिया रानी का महल चंद्र कंवर का जयपुर में, मानसरोवर झील का निर्माण करवाया था। गर्भवती पानी नदी का पानी रोककर इस झील में जलमहल बनवाया गया है। जलमहल आपने देखा होगा जयपुर में है, जलमहल बनाया गया था ना पंडितों के रुकने के लिए। तो मानसरोवर झील का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया था, गर्भवती नदी का पानी रोककर। तो ये उतारो एक बार, आप उतार लो रे जीवड़ा, लिख लियो सा। पूरा ही करवा देते हैं एक ही क्लास में ना, पूरा इतिहास पूरा ही करवा देते हैं, कछुआ राजवंश को कंप्लीट कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं साथियों। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया मराठों से बचने के लिए। नाहरगढ़ दुर्ग है साथियों, आमेर दुर्ग है ना, तो इसी के पास में है नाहरगढ़ का दुर्ग। और ये बिल्कुल जयपुर के पास में, यहाँ से आप नाहरगढ़ दुर्ग पर जाओगे तो जयपुर आपको पूरा साफ दिखाई देगा। तो मराठाओं से बचने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, क्योंकि मराठा बार बार आक्रमण कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो मराठाओं का ट्रीटमेंट करने के लिए, बचने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग बनाया गया। चंद्रमहल सिटी पैलेस का निर्माण करवाया, ब्रह्मपुरी का निर्माण करवाया, जेबाण और रामबंका का निर्माण करवाया। ये तोप है देखो, जेबाण तोप जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग में सबसे बड़ी तोप है जेबाण तोप,
है ना, जेबाण तोप और रामबंका, इन तोपों का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। नक्शतरों पर ग्रंथ लिखा जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ लिखा गया जो बिल्कुल नक्शतरों पर आधारित है लिखा, जिसकी रचना 1725 में हुई थी और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1733 में। घरों पर एक ग्रंथ लिखा गया जय सिंह कारी का, ये घर है जितने भी, इन घरों पर एक ग्रंथ लिखा गया। नक्शतर जो नक्शतर है, ग्रह है, इन सब पर देखो ग्रंथ लिखे गए उस टाइम। इनके जो दरबारी ज्योतिष थे जय सिंह के, उनका नाम था जगन्नाथ पुंडरीक केवल राम नैन उपाध्याय, ये इसके दरबारी ज्योतिष थे, एस्ट्रोलॉजर थे तो भविष्य बताते थे, है ना। हाँ, तो विद्वान रहते थे दरबार में जय सिंह के, ऐसा नहीं है, मूर्ख नहीं था ये हमारी तरह। उतारो एक बार आप ये भी। तो जेबाण तोप है, जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है, सबसे बड़ी तोप है, इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था। चंद्र पैलेस या सिटी पैलेस का निर्माण भी जयसिंह ने करवाया। उतार लिया, चलो। जयसिंह के गुरु थे जगन्नाथ। हाँ, जगन्नाथ टोलेमी, टोलेमी की पुस्तक अल्मागेस्ट, यूनानी गणितज्ञ, देखो यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, इसका अरबी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद इस जगन्नाथ ने किया था। ये जगन्नाथ कौन था? ये जयसिंह के गुरु थे भाई, है ना। इस जयसिंह के गुरु जगन्नाथ ने यूक्लिड की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का अरबी भाषा से संस्कृत में अनुवाद किया था। केवलाराम, ये इसके दरबारी थे, इन्होंने नक्शतरों से संबंधित 8 ग्रंथों की रचना की। जयसिंह के दरबार में ज्योतिष आधारित सर्वाधिक रचनाएं की गई, ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी रचनाएं की, ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास करते थे जयसिंह। साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों के निवास हेतु ब्रह्मपुरी का निर्माण करवाया था, है ना। आश्रित विद्वान, इनके विद्वान कौन कौन थे? कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट जिसकी रचना है राम रासा, कृष्ण भट्ट ने की एक रचना है राम रासा। इस ग्रंथ रचना के कारण कृष्ण भट्ट को जयसिंह के कवि, कलामिदी और रामाचार्य की उपाधि इसको दी गई। सेकंड है भट्ट पुंडरिक रत्नाकर, पुंडरिक रत्नाकर, इसने जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ लिखा था, जयसिंह के ऊपर जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ लिखा। इसके पुत्र सुधाकर पुंडरिक ने साहित्य सार संग्रह ग्रंथ लिखा था। तो ये ग्रंथ है, इनके दरबारी विद्वान रहते थे, उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे थे, तो ये लिख लो एक बार आप, पूछा जाता है कई बार। कवि कला निधि, कलामिधि नहीं है कलानिधि, कलानिधि और रामाचार्य की उपाधि किसको दी गई? आश्रित विद्वान कृष्ण भट्ट को दी गई। हाँ, पुंडरिक रत्नाकर, इसने जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ लिखा था। और साहित्य सार ग्रंथ किसने लिखा? सुधाकर पुंडरिक ने। हाँ, ये भट्ट पुंडरिक, पुंडरिक रत्नाकर का ही पुत्र था, ठीक है, चलो। इसके अलावा इसका भतीजा ब्रिजनाथ भट्ट, जिसने पदत रंगिणी मरीचिका ग्रंथ लिखा था, पदत रंगिणी मरीचिका। जयसिंह के काल में प्रियादास गलताजी जयपुर में रामानंदी पीठ के प्रमुख थे। उसमें रामानंद, जो गलताजी में पीठ थी रामानंदी की, उसके प्रमुख कौन थे जयसिंह के काल में? प्रियादास थे। हाँ, ग्रंथ है भक्तमाला टीका, भागवत भाष्य, ये सब ग्रंथ लिखे गए इनके द्वारा। भक्तमाला टीका और भागवत भाष्य, ये ग्रंथ किसने लिखे? हाँ, प्रियादास ने लिखे। जयसिंह के काल में सूरती मिस्र बिहारी सच्चाई पर टीका लिखी गई, ये ध्यान रख लेना। जयसिंह के काल में सूरती मिस्र के द्वारा बिहारी सच्चाई पर टीका लिखी। किसने लिखी थी बिहारी सच्चाई पर टीका? सूरती मिस्र के द्वारा। अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक था। यदि आपको पूछे कि अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो ये जयसिंह था। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, 1734 और 1740 में। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था? एक अश्व का घोड़ा छोड़ा, एक अश्व यानी घोड़ा छोड़ा जाता था। अश्व किसको बोलते हैं? घोड़े को बोलते। घोड़ा छोड़ा जाता था, जहां तक घोड़ा जाता वहां तक इनका क्या थी? इनकी सीमा होती थी। और इस घोड़े को कोई पकड़ लेता तो इसका मतलब उसने युद्ध के लिए चेतावनी दी है। हाँ, तो इसका प्रधान पुरोहित कौन था यज्ञ में? पुंडरिक रत्नाकर था। उनके घोड़े को कुंभाणी राजपूतों ने पकड़ा था। जयसिंह के घोड़े को किसने पकड़ा? कुंभाणी राजपूतों ने। जयसिंह के काल में जहादर शाह द्वारा जजिया कर और मोहम्मद शाह रंगीला ने तीरथ कर है वो समाप्त कर दिया था। जजिया कर किसने समाप्त किया? जहादर शाह ने।
और मोहम्मद शाह रंगीला इसने तीर्थकर है वो समाप्त किया। उतार लो एक बार। अब देखो सवाई जय सिंह के पुत्रों की बात करें तो सवाई जय सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम था ईश्वरी सिंह, दूसरा था माधो सिंह। ये माधो सिंह ये चंद्रा कंवर का पुत्र था, ठीक है। दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर काफी लड़ाई हुई, काफी संघर्ष हुआ। ईश्वरी सिंह ने बोला मैं राजा बनूंगा, माधो सिंह ने बोला मैं बनूंगा। अब इन दोनों भाइयों में काफी संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। तो लिखो जय सिंह के पुत्र ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, इनमें उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में जय सिंह की प्रशंसा की थी, ये भी ध्यान रख लेना। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें जय सिंह की काफी प्रशंसा की थी। जय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1743 में। जय सिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है। अब देखो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में क्या होता है भाई, युद्ध काफी संघर्ष होगा, ठीक है। इधर देखो ईश्वरी सिंह है, इसका दीवान ईश्वरी सिंह का राजमल खत्री, ये इसका दीवान था। इधर माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह का साथ कौन कौन देंगे, एक तो जगत सिंह द्वितीय दे रहा है, कोटा का दुर्जन साल दे रहा है और साथ में मराठा है। ये सब माधो सिंह का साथ देंगे, ठीक है। इनके बीच में एक संधि होती है फिर, जामडोली की संधि 1745 में। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में जामडोली की संधि हो जाती है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की सहमति से ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया जाता है। ईश्वरी सिंह को क्या बना दिया जाता है शासक बना दिया जाता है। और माधो सिंह को रामपुर व टोंक दे दिया गया। माधो सिंह को क्या दे दिया गया, रामपुरा और टोंक की जागीर दी गई। जामडोली की संधि के बाद माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह पर आक्रमण कर दिया। जामडोली की अभी हमने संधि पढ़ी, इस संधि के बाद में माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह पर क्या किया, आक्रमण किया। राजमहल का बाद में युद्ध होता है 1 मार्च 1747 को, राजमहल टोंक में एक युद्ध होता है। देखो ये युद्ध देख लेते हैं। ये देखो जामडोली की संधि हो जाती है दोनों के बीच में। उसके बाद में राजमहल का युद्ध होता है 1 मार्च 1747, राजमहल टोंक में है। ईश्वरी सिंह के साथ में है बादशाही सेना, बादशाह की सेना थी, ठीक है, मुगल सेना थी। इधर माधो सिंह है, साथ में जगत सिंह है, दुर्जन साल है कोटा का, और साथ में मराठा है। तो इनके बीच में युद्ध होता है, राजमहल का युद्ध टोंक के अंदर। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की जीत हो जाती है। किसकी जीत हो जाती है, ईश्वरी सिंह की। ईश्वरी सिंह ने इस विजय के उपलक्ष्य में, जब यहाँ पर जीत हुई राजमहल के युद्ध में, तो ईश्वरी सिंह ने सरगासुली यानी इसरलाट का निर्माण करवाया। जयपुर में सरगासुली का ईश्वरी सिंह ने निर्माण करवाया था। और बाद में ईश्वरी सिंह इस सरगासुली से ही कूदकर आत्महत्या भी कर लेता है आगे। ये इसने आत्महत्या करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। हाँ, राजमहल का युद्ध जीता था तो इसने सरगासुली का निर्माण करवाया, ठीक है। तो पहला शासक उतारो आप, ईश्वरी सिंह जो शासक बनता है, ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की सहमति से बनता है। और इसके भाई माधो सिंह को रामपुर और टोंक की जागीर दे दी गई। जामडोली की संधि होती है, फिर माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह पर पुनः आक्रमण किया। फिर राजमहल का युद्ध हुआ, इसमें ईश्वरी सिंह जीत जाता है, ठीक है। ये दोनों भाइयों में देखो संघर्ष चलेगा काफी टाइम तक। हाँ, ये हो गया। अब एक युद्ध होता है बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध होता है अगस्त 1748 में, जहां पर माधो सिंह सेना लेकर आता है, जगत सिंह है, साथ में दुर्जन साल है, साथ में मराठा है। इस युद्ध में माधो सिंह की विजय हो जाती है। ईश्वरी सिंह के साथ में मुगल सेना थी, लेकिन ये पराजित हो जाता है। ईश्वरी सिंह इस युद्ध में हार जाता है, बगरू के युद्ध में। हाँ, राजमहल विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने सरगासुली यानी इसरलाट का निर्माण करवाया। बगरू का युद्ध हुआ 1748 में, जिसमें विजय किसकी हुई, माधो सिंह की होती है। बगरू के युद्ध के बाद माधो सिंह को रामपुरा के अलावा, पहले रामपुरा की इसको जागीर दी गई थी, फिर माधो सिंह को निवाई, निवाई टोंक में है, तोड़ा, मालपुर, ये परगने भी और दे दिए गए। ये सारे परगने दिए गए। मराठा की हर्जाना राशि का भुगतान ईश्वरी सिंह करेगा, क्योंकि ये माधो सिंह मराठाओं को लेकर आ रहा था युद्ध कराने के लिए। तो मराठा तो भाड़े के सिपाही थे, मराठाओं को पैसा चाहिए था। तो ये युद्ध करने के लिए माधो सिंह लेकर आया मराठाओं को, प्रताप सिंह से है, ईश्वरी सिंह से लड़ने के लिए। तो इन मराठाओं को हर्जाना राशि देनी थी, तो ये ईश्वरी सिंह ही देगा, ठीक है, ईश्वरी सिंह देगा भाई। मराठाओं के दबाव में आकर बाद में 1750 में मराठा देखो लगातार आक्रमण कर रहे थे इसके ऊपर, ईश्वरी सिंह पर। तो मराठाओं के दबाव में आकर 1750 में सरगासुली या इसरलाट से कूदकर ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली। ईश्वरी सिंह बाद में परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। 12 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेता है।
अब आ गया भाई माधो सिंह, उतार लो। क्लास में बीच में रोक के उतार लिया करो ताकि अपने समय की बचत हो सके, ठीक है। चलो, अब अगला शासक बनेगा माधो सिंह। ईश्वरी सिंह ने तो आत्महत्या कर ली। अब मराठाओं से और अपने भाई माधो सिंह से परेशान होके अब माधो सिंह प्रथम शासक बनेगा 1750 से 68 तक, 18 साल तक शासक रहा। 29 दिसंबर 1750 को जयपुर का शासक बना। शासक बनते ही मराठाओं को 10 लाख रुपए और टोडा, निवाई, रामपुरा और मालपुरा मराठाओं को दे दिया, क्योंकि मराठाओं को ने इसकी सहायता की थी पहले युद्ध में ईश्वरी सिंह से लड़ने के लिए। तो मराठा तो भाड़े के थे सभी, तो मराठाओं को पैसा चाहिए था, तो 10 लाख रुपए दिए। टोडा, निवाई, रामपुरा, मालपुरा मराठाओं को दिया। फिर देखो मराठाओं का मराठाओं ने आक्रमण किया। मराठाओं को तो माल चाहिए था भाई, इसने जयपुर में आक्रमण किया माधो सिंह के काल में मराठाओं ने, इसके ऊपर भी कर दिया। तो मराठाओं का कत्लेआम करवा दिया था इसने, काट डालो रे मराठाओं को। 10 जनवरी 1751 को जयपुर में 10 जनवरी 1751 को मराठाओं को चारों तरफ से घेरा गया, है ना, घेराबंदी की गई और इनको काट डाला, मराठाओं को काट दिया गया। जयपुर शहर में 4000 मराठाओं ने प्रवेश कर दिया। 4000 मराठा जयपुर शहर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें से 1500 मराठा घायल हो जाते हैं, 1000 मराठा मारे जाते हैं और 1500 मराठा जान बचाकर भाग जाते हैं। तो मराठाओं का कत्लेआम किसने करवाया? माधो सिंह ने। कह रहा काट जो रहा मराठा ने परेशान कर लिया। इस समझौते के बाद अहमद शाह ने माधो सिंह को रणथंभौर दुर्ग दिया। देखो इनके बीच में एक समझौता होता है, आगे पढ़ेंगे। 1763 में माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर की स्थापना की। सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह ने की थी, ध्यान रख लेना। मोती डूंगरी महलों का निर्माण जीर्णोद्वार गायत्री देवी ने करवाया बाद में। वे नाम तकत ऐसाई महल नाम रखा। मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया था। इधर देखो थोड़ा, माधो सिंह, इधर मुगल बादशाह अहमद शाह, ठीक है। हाँ, इनके बीच में देखो अहमद शाह और इनके बीच में अवध के नवाब सरपंचगंज के बीच में एक विवाद हो जाता है। इस विवाद के बाद में माधो सिंह जाता है और अवध के नवाब सफरगंज के साथ में 1758 में एक समझौता कर लेता है। क्या कर लेता है? समझौता। अहमद शाह ने माधो सिंह को रणथंभौर, जब ये समझौता कर लेता है माधो सिंह, ठीक है, इस विवाद का, तो बाद में ये मुगल बादशाह अहमद शाह काफी खुश होता है और माधो सिंह को रणथंभौर का दुर्ग भेंट करता है। कौन सा दुर्ग देता है? रणथंभौर का दुर्ग देता है सवाई माधोपुर में। ये यहाँ पर देखो हमने पढ़ा। समझौते के बाद अहमद शाह ने माधो सिंह को रणथंभौर का दुर्ग भेंट किया। 1763 में माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना की। ध्यान रख लेना, 1763 में की थी सवाई माधोपुर की स्थापना। मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया। मोती डूंगरी जयपुर में ना, यहाँ पर महलों का निर्माण करवाया, जिनका जीर्णोद्वार गायत्री देवी ने करवाया था बाद में। वे नाम तखत ए शाही महल नाम रखा। तखत ए शाही महल की शाही महल है भाई हमारे, ठीक है। चलो, हाँ, सफरगंज समझौता, अवध के नवाब था सफरगंज, उसके बीच में हुआ 1758 में। रणथंभौर दुर्ग देखो किसको मिल गया? माधो सिंह को मिल गया। माधो सिंह को मिल गया। इधर देखो कोटा, कोटा का है शत्रुसाल और झाला जालिम सिंह, इनके बीच में युद्ध हुआ, बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में। इस युद्ध में साथियों ये शत्रुसाल जीत जाता है। इस शत्रुसाल की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। माधो सिंह इस युद्ध में पराजित होता है, बंटवाड़ा के युद्ध में। तो ये बंटवाड़ा का युद्ध याद रख लेना, 1761 में हुआ था 12 में, जहां पर शत्रुसाल, झाला, जालिम सिंह सेना लेकर आते हैं और इसमें शत्रुसाल जीत जाता है और माधो सिंह की हार होती है। 1767 में माधो सिंह ने मावंडा, बंटवाड़ा युद्ध में भरतपुर शासक जवाहर सिंह, मावंडा के युद्ध में भरतपुर के शासक जवाहर सिंह को हराया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया माधो सिंह का। अब अगला शासक बनेगा पृथ्वी सिंह, 1768 से 78 तक। पृथ्वी सिंह, इनके काल में माचेडी के सामंत प्रताप सिंह ने जयपुर से अलग स्वतंत्र रियासत अलवर की स्थापना की। ये ध्यान रख लेना, पृथ्वी सिंह के समय अलवर अलग से बनी थी, अलवर रियासत बनी थी। अलवर की स्थापना किसने की थी?
माचेडी के सामंत, माचेडी का सामंत था जिसने प्रताप सिंह से अलग होकर एक अलग रियासत अलवर बनाई। उसके बाद में शासक बनेगा पृथ्वी सिंह के बाद में, हाँ, माचेडी का सामंत था प्रताप सिंह, इसने जयपुर से अलग रियासत बना ली थी अपनी। अब शासक बनेगा प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक। 16 अप्रैल 1778 ईस्वी में जयपुर में इसका राज्याभिषेक होता है। हाँ, जयपुर में नवंबर 1780 में इनके भी देखो एक संधि होती है, संधि पढ़ लेते हैं थोड़ी। इनके सैन्य अभियान देखो पहले, सबसे पहले प्रताप सिंह के। प्रताप सिंह का प्रधानमंत्री कौन था? खुशाली राम बोरा। इधर दिल्ली है, दिल्ली का बादशाह कौन है? शाह आलम। शाह आलम का सेनापति है नजब खां। कौन है? नजब खां। ये नजब खां आक्रमण करता है अक्टूबर 1780 को। क्या करता है? अक्टूबर 1780 में प्रताप सिंह पर आक्रमण करता है, ठीक है। और खुशाली राम बोरा जाता है सेना लेकर। यहाँ पर एक संधि होती है जयपुर की, जयपुर की इनके बीच में संधि होती है नवंबर 1780 में संधि हुई। इस संधि के तहत 21 लाख रुपए मुगलों को दिए। कितने पैसे दिए? प्रताप सिंह ने मुगलों को 21 लाख रुपए दिए। और जयपुर की एक संधि हुई। शाह आलम मुगल बादशाह था, उसका सेनापति नजब खां और खुशाली राम बोरा जो सेनापति थे, प्रधानमंत्री थे प्रताप सिंह, इनके बीच में। हाँ, इस संधि के तहत 21 लाख रुपए मुगलों को देने तय हुए। प्रताप सिंह व मराठा, अब देखो आगे मराठाओं के बीच में देख लेते हैं इनका संघर्ष प्रताप सिंह का। प्रताप सिंह और मराठाओं के बीच में क्या संघर्ष हुआ? इनके बीच में एक तुंगा का युद्ध होता है। तुंगा का युद्ध, हेडिंग डालो तुंगा का युद्ध। 28 जुलाई 1787 को लाल सोट दोसा में युद्ध होता है, तुंगा का युद्ध, जहां पर प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह के साथ में विजय सिंह है, जोधपुर के शासक विजय सिंह है। इधर मराठा महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया ये सेना लेकर आता है और तुंगा का युद्ध होता है भाई लाल सोट दोसा में। इस युद्ध में मराठा महादजी सिंधिया युद्ध में हार जाता है। प्रताप सिंह और विजय सिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं। विजय सिंह ने मराठाओं से अजमेर छीनकर अधिकार कर लिया। विजय सिंह ने क्या किया? जोधपुर का था ये, इसने मराठाओं से अजमेर को छीन लिया। चलो, ये हुआ था अपना तुंगा का युद्ध। उसके बाद एक युद्ध होता है पाटन का युद्ध। ये पाटन का युद्ध काफी महत्वपूर्ण पूछा जाता है 1790 में सीकर में, जहां पर प्रताप सिंह और इसका साथ दिया विजय सिंह ने, ठीक है। इधर मराठा के सेनापति लकवा दादा आता है और डी बोइन आते हैं, ठीक है। इसमें इनकी क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। लकवा दादा और डी बोइन की विजय हो जाती है। इस युद्ध में प्रताप सिंह पराजित होता है, प्रताप सिंह और विजय सिंह पराजित हो जाते हैं। उसके बाद में फिर लकवा दादा और डी बोइन आते हैं सेना लेकर। डांगावास का युद्ध होता है। डांगावास का युद्ध कहाँ होता है? मेड़ता में, मेड़ता नागौर में डांगावास का युद्ध होता है। 5 जनवरी 1791 में बाद में सांबर की एक संधि हो जाती है इनके बीच में, इनके बीच में संधि हो जाती है। इस संधि के तहत मराठाओं को वापस अजमेर दे दिया गया, मराठाओं को वापस अजमेर दे दिया जाता है। तो ये पाटन का युद्ध होता है। उसके बाद देखो सांबर की संधि फरवरी 1791 में, प्रताप सिंह और डी बोइन और लकवा दादा के बीच में फरवरी 1791 में क्या होती है? सांबर की एक संधि हो जाती है। इस संधि के तहत 63 लाख रुपए जो पूर्व में बकाया थे, 15 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना मराठाओं को देना तय हुआ कि भाई मराठाओं को पैसा ही चाहिए था और क्या चाहिए था? अरे मराठाओं को पैसा ही चाहिए था, राजपाट कुछ नहीं चाहिए था। तो 63 लाख रुपए देगा प्रताप सिंह, है ना, युद्ध का, क्योंकि युद्ध में इन्होंने युद्ध किया तो काफी खर्चा हुआ था ना, तो युद्ध का हर्जाना सैनिकों को वेतन भी देना पड़ता था। तो 63 लाख रुपए जो पूर्व में बाकी थे, 15 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना, युद्ध का खर्चा और मराठों को देना तय किया गया सांबर की संधि में। उसके बाद में 23 जून 1799 को अवध का नवाब वजीर अली, ठीक है, इस वजीर अली को अंग्रेजों ने हटा दिया। अवध का वजीर था, अवध का नवाब था वजीर अली, इस वजीर अली को अंग्रेजों ने हटा दिया। अब ये अवध का नवाब वजीर अली किसके पास आ जाता है? प्रताप सिंह की शरण में आ जाता है। लेकिन प्रताप सिंह क्या करता है साथियों? वजीर को वापस अंग्रेजों को सौंप देता है कि ले जाओ इस वजीर को, हमारे कोई काम का नहीं है ना, तो ये वापस सौंप देता है। उसके बाद युद्ध होता है फतेहपुर का युद्ध। ये 1799 में हुआ, प्रताप सिंह और जॉर्ज थॉमस और खेतड़ी के ठाकुर के बीच में, जहां पर प्रताप सिंह युद्ध में हार जाता है और इनकी विजय होती है। फिर हुआ मालपुरा का युद्ध अप्रैल 1800 में, जहां पर प्रताप सिंह और मराठाओं के बीच में जब मराठाओं की जीत होती है, जिसमें 25 लाख रुपए मराठाओं को युद्ध का हर्जाना दिया गया। उस समय देखो 25 लाख बहुत होते थे, तो मराठाओं को युद्ध का हर्जाना दिया गया 25 लाख रुपए।
ठीक है, ये उतार लो एक बार, आप उतार लो, देखो ये सारे। तुंगा का युद्ध हुआ प्रताप सिंह और मराठा। मराठाओं का जयपुर में सर्वाधिक आक्रमण हुआ था प्रताप सिंह के काल में, मराठाओं ने सबसे ज्यादा आक्रमण किया था। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 में लालसोट में हुआ। तुंगा युद्ध के बाद मराठाओं से अजमेर छीनकर विजय सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये लिखो आप पहले। सैन्य अभियान, पहले सबसे पहले जयपुर की संधि होती है प्रताप सिंह और शाह आलम के बीच में, और उसके बाद में लिखो मरा तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787। तुंगा का युद्ध ये लालसोट दोसा में हुआ था, है ना। प्रताप सिंह उधर मराठा में महादजी सिंधिया की हार होती है, और विजय सिंह ये जोधपुर का शासक जिसने प्रताप सिंह का साथ दिया था, ये मराठाओं से अजमेर छीन लेते हैं। ठीक है, चलो आगे लिखो। अगला पाटन का युद्ध होता है 1790 में, जहां पर लखवा दादा और डी बोइन ये सेना लेकर आते हैं। ठीक है, मराठा आते हैं। इस युद्ध में विजय सिंह युद्ध हार जाता है, विजय सिंह और प्रताप सिंह दोनों युद्ध हार जाते हैं। फिर डांगावास का युद्ध होता है मेड़ता में, जहां पर फिर सांबर की संधि हो जाती है उसके बाद में 5 जनवरी 1791 में, और मराठाओं को वापस अजमेर दे दिया जाता है। ठीक है, ये उतारो। सांबर की संधि फरवरी 1791 में प्रताप सिंह और डी बोइन और लखवा दादा के बीच में हुई। उसके बाद में अवध का नवाब वजीर अली शरण में आता है प्रताप सिंह के 23 जून 1799 को। फिर प्रताप सिंह वापस छोड़ देता है, अंग्रेजों को सौंप देता है। फालतू में कौन माथा पच्ची करी रहे। ठीक है, फिर फतेहपुर का युद्ध होता है 1799 में, प्रताप सिंह और सेना लेकर आता है जॉर्ज थॉमस और खेतड़ी के ठाकुर, जिसमें प्रताप सिंह हार जाता है। फिर मालपुरा का युद्ध होता है अप्रैल 1800 में, प्रताप सिंह और मराठाओं के बीच में, जहाँ मराठा जीत जाते हैं। मराठाओं को सबसे ज्यादा को मराठाओं ने आक्रमण प्रताप सिंह के शासनकाल में किया था, मराठाओं ने बहुत परेशान किया था, है ना। मराठा मराठाओं के बदला लेने हेतु पुनः आक्रमण किया। पाटन का युद्ध हुआ 1790 में सीकर में। 5 जनवरी 1793 में सांबर की संधि हुई और मराठाओं को अजमेर दिया गया। सांबर की संधि 2 फरवरी 1791 में। इसमें 63 लाख रुपए पूर्व बकाया 15 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना मराठाओं को दिया गया। 23 जून 1799 में अवध का नवाब प्रताप सिंह आया था। ठीक है, अवध का नवाब प्रताप सिंह, अवध का नवाब वजीर अली को अंग्रेजों को सौंप दिया वापस इसने। फतेहपुर का युद्ध 1799 में, मालपुरा का युद्ध अप्रैल 1800 में। इस युद्ध में बाद प्रताप सिंह को 25 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना देना पड़ा। तो ये हमने पढ़ लिया, लिख लिया आपने। चलो अब देख लेते हैं प्रताप सिंह का साहित्य में योगदान। तो इसके दरबार में गंधर्व बाईसी रहते थे। गंधर्व बाईसी का मतलब क्या है? गंधर्व बाईसी का मतलब है 22 विषयों के विद्वान, 22 विषय के विद्वान रहते थे। 22 गुणजनों की मंडली रहती थी इसके दरबार में, प्रताप सिंह के दरबार में। इसके संगीत गुरु थे चांद खां, काव्य गुरु थे गणपति भारती, ये इनके काव्य गुरु थे। प्रताप सिंह ब्रज निधि उपनाम से काव्य रचना करते थे। ब्रज निधि, ब्रज निधि उपनाम से काव्य रचना करते थे। प्रभु ग्रंथ, पीरती पच्चीसी, प्रेम पथ, रमक झमक, ब्रज निधि, प्रतिलता, प्रति श्रृंगार, ब्रज निधि श्रृंगार, ये सभी देखो इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनके दरबारी की बात करें तो दरबार में रहते थे पंडूरिक विठल। पंडूरिक विठल ने क्या क्या लिखा? नर्तन, निर्णय, राग रत्नाकर, रामचंद्र सेन ग्रंथ लिखे। ब्रिजपाल भट्ट भी देखो इसी के दरबार में रहता था प्रताप सिंह के, जिसने राधा गोविंद गीत संगीत सार लिखा। राधा गोविंद गीत संगीत, राधा गोविंद संगीत सार किसने लिखा? ब्रिजपाल भट्ट ने। जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल प्रताप सिंह का काल कहलाता है, यह ध्यान रख लेना। जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? प्रताप सिंह का। तो ये लिखो भाई प्रताप सिंह के बारे में। अरे युद्ध ही नहीं किए, और भी बहुत सारे कांड किए रहे इसके दरबार में। विद्वान खूब रहते थे, गंधर्व बाईसी रहती थी, है ना। चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाया प्रताप सिंह का काल, खूब चित्रित हुए। दरबारी विद्वान थे पंडूरिक विठल, ब्रिजपाल भट्ट, ये इसके दरबार में रहा करते थे, जिसने राधा गोविंद गीत सार लिखा था ब्रिजपाल भट्ट ने। गोवर्धन पर्वत का मुख्य चित्रण किया गया इसके शासनकाल में।
हवा महल का निर्माण करवाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज भी आप देखने जाते हैं लोग हवा महल। 1799 में हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। जल महलों का पुनः निर्माण करवाया। मृत्यु हो गई थी 1803 में। 1803 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हवा महल का वास्तुकार कौन था? ध्यान रखना, लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता हवा महल का वास्तुकार था। ये मिश्रित फारसी शैली में बना हुआ है। ये बिना नींव की इमारत है। हवा महल में कोई नींव कुछ नहीं है। यहाँ से रानियां खिड़कियों में बैठकर गणगौर और जन्माष्टमी तथा बाजार की हलचल देखती थी। रानियां हवा महल में बैठकर गणगौर, जन्माष्टमी वगैरह के त्यौहार होते थे वो देखती थी। क्योंकि हवा महल में साथियों 953 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हवा महल में? 953 और 152 झरोखे हैं। ये 5 मंजिला इमारत है हवा महल। कितने मंजिल है? 5 मंजिल। तो लिखो हवा महल के बारे में। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है, बिना नींव की इमारत है, जिसमें 953 खिड़कियां हैं और 152 झरोके हैं। इन खिड़कियों और झरोकों में बैठकर महारानियां बाहर के मार्केट का सुंदर आनंद उठाती थी, देखती थी। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता है, ध्यान रख लेना। 1799 में बनवाया था हवा महल और 1803 में फिर डोकरे की मृत्यु हो गई। प्रताप सिंह जी की मृत्यु हो गई 4 साल बाद। ज्यादा मजे नहीं लिया हवा महल में। 5 मंजिला है हवा महल। कितना मंजिल है? 5। 500 मंजिल का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रख लिख लो। पहला मंजिल है प्रताप या शरद मंदिर। प्रताप सिंह ने खुद के नाम पर ही पहली मंजिल का नाम लिखा रखा, प्रताप या शरद मंदिर। दूसरा है रतन मंदिर। तीसरा विचित्र मंदिर। नंबर 4 प्रकाश मंदिर। और नंबर 5 हवा मंदिर। सबसे ऊपर में हवा, खूब ठंडी हवा चलती है। हवा खाने के लिए बेस्ट है गर्मियों में, गर्मी नहीं लगेगी आपको, है ना। तो ये नाम लिख लो। 5 हवा महल की 5 मंजिल, इनका पूछा जाता है एग्जाम। पहले मंजिल का क्या नाम है? दूसरी का रतन है, तीसरी में विचित्र है, चौथी में प्रकाश है और 5वीं में तो हवाई हवा है। अरे हवाई हवा है ना। चलो लिख लिया, उतार लो रोक के। अगले शासक बनते हैं सवाई जगत सिंह द्वितीय। कौन बनेंगे? सवाई जगत सिंह द्वितीय। 1807 से 1818 तक। इनके समय जयपुर व जोधपुर के मध्य कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर 12 मार्च 1818 में गिंगोली स्थान पर एक युद्ध होता है। गिंगोली का युद्ध होता है इनके बीच में, ध्यान रख लेना। जगत सिंह को एक रसकपुर नामक वेश्या से लगाव था। एक वेश्या थी जिसका नाम था रसकपुर। इस वेश्या से इसको बड़ा लगाव था, इसी कारण इसे जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं। वेश्याओं के साथ में रहा करता था ये। अरे बड़ा शौकीन था जगत सिंह। कृष्णा कुमारी का विवाद भी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कितना शौकीन था ये। कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी, है ना। तो लिखो, जयपुर व जोधपुर के मध्य कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर 12 मार्च 1807 को गिंगोली नामक स्थान पर युद्ध हुआ है। गिंगोली का युद्ध हुआ जिसमें जगत सिंह की जीत होती है भाई, ठीक है। जगत सिंह को एक रसकपुर नामक वेश्या से लगाव था, इसी कारण इसे जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं। जयपुर का बदनाम शासक कौन था? जगत सिंह द्वितीय था, ठीक है। ये बदनाम शासक कहा जाता है। इसके काल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई, क्योंकि इसको तो टाइम था नहीं। 2 अप्रैल 1818 ईस्वी में जगत सिंह सेकंड ने अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक कौन था? जगत सिंह। और 21 दिसंबर 1818 को ही निधन हो गया। फिर जगत सिंह तृतीय तीसरा। इनके समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लैक नामक अंग्रेज की हत्या की थी। मृत्यु 1835 में। तो ये दोनों का लिख लो आप इसका, जगत सिंह द्वितीय और जगत सिंह तृतीय। फिर अगले शासक बनेंगे अपने राम सिंह जी द्वितीय। 1835 से 1880 तक, काफी लंबा टाइम रहा था इनका। 16 माह की आयु में आमेर का ये शासक बनते हैं, जयपुर के शासक बनते हैं राम सिंह जी। लेकिन जयपुर का प्रतिशत मेजर जॉन लुडलो ने ले ली। जनवरी 1843 तक संभाला। जयपुर का जो जितना भी कार्यभार वगैरह है वो सारा मेजर जॉन लुडलो ने पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। किसने? क्योंकि ये तो बच्चा था, 16 माह की आयु में शासक बना था, तो 1843 तक पूरी जिम्मेदारी मेजर जॉन लुडलो ने संभाली।
राम सिंह राठौड़ 1844 से लेकर 45 में जयपुर महाराजा कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1844-45 में जयपुर में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? राम सिंह द्वितीय ने की। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने कोटपुतली की जागीर तथा सितारे हिंद की उपाधि दी। 1857 की क्रांति हुई थी और उस समय शासक थे राम सिंह द्वितीय। तो राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने इनको कोटपुतली की जागीर दी और सितार और हिंद की उपाधि दी। मेजर लुडलो ने जयपुर में कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाया। ये ध्यान रख लेना। कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक किस शासक के काल में लगा था? यह सब रोक लगी थी साथियों राम सिंह द्वितीय के शासन काल में, है ना। लुडलो ने लगाई थी, अंग्रेज था। राम सिंह द्वितीय ने 1857 ईस्वी में मदरसा ए हुनरी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। यह भी पूछा गया एग्जाम में सवाल है। मदरसा ए हुनरी यानी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। 1870 ईस्वी में इनके काल में लॉर्ड मयो जयपुर व अजमेर आए थे। इन्हीं के शासन काल में लॉर्ड मयो जयपुर और अजमेर यात्रा पर आए थे 1870 में। तो उतारो एक बार राम सिंह द्वितीय। सोलह महीने की उम्र में शासक बन गया था और फिर जिम्मेदारी संभाली गई थी, वो मेजर जॉन लुडलो ने संभाली थी 1843 तक। महाराजा कॉलेज की स्थापना राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। आगे देखो, 1875 में वाइसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने जयपुर की यात्रा की। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने जयपुर यात्रा के दौरान अल्बर्ट हॉल की नींव रखी। साथियों जयपुर में अल्बर्ट हॉल की नींव भी इसी के द्वारा रखी गई। जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने जयपुर की यात्रा की थी उसलिए अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई इसके रुकने के लिए। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर का रंग गुलाबी करवाया गया 1876 में। प्रिंस अल्बर्ट जब आया था जयपुर तो उस समय जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया। तो ध्यान रख लेना, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं और गुलाबी रंग राम सिंह द्वितीय ने दिया था जयपुर को, ठीक है। पिंक सिटी शब्द का प्रयोग स्टैनले सबसे पहले पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर, गुलाबी नगरी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टैनले रीड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में किया कि जयपुर तो गुलाबी नगरी है। रामनिवास बाग का निर्माण करवाया था राम सिंह, ठीक है। रामनिवास बाग देखा होगा आपने जयपुर में। जयपुर की उन्नति का स्वर्णकाल इनका काल कहलाता है। जयपुर की उन्नति का स्वर्णकाल कहलाता है राम सिंह जी का काल है। बल्यू पोएट्री का स्वर्णकाल कहलाता है। बल्यू पोएट्री का स्वर्णकाल राम सिंह का काल कहलाता है, बल्यू पोएट्री का स्वर्णकाल। 1878 में राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर राम प्रकाश थिएटर स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर यहाँ पर लगाया गया है ना, राम प्रकाश थिएटर। इनके काल में स्वामी दयानंद सरस्वती 3 बार जयपुर आए थे। संस्कृत में चर्चा हेतु मौज मंदिर की स्थापना की गई। तो ये लिखो इनकी क्या क्या इनके निर्माण कार्य हैं राम सिंह के। तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगाने का कार्य इन्हीं का ही है भाई, गुलाबी नगरी। इनके काल में विद्वानों को संरक्षण मिलने के कारण जयपुर को दूसरी काशी कहा गया। विद्वानों को यह संरक्षण दिया इन्होंने, विद्वान रहते थे इसलिए जयपुर को दूसरी काशी कहा जाने लगा और 1880 में इनका निधन हो गया। अब वो पढ़ेंगे माधो सिंह द्वितीय। कौन पढ़ेंगे? माधो सिंह द्वितीय। राम सिंह पढ़ लिया, ठीक है, उतार लिया होगा आपने राम सिंह द्वितीय। अब पढ़ेंगे भाई अगला शासक अपने जयपुर के माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय की बात करें तो 21 फरवरी 1887 ईस्वी में अल्बर्ट हॉल में पब्लिक संग्रहालय का उद्घाटन किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हेतु मदन मोहन मालवीय को 5 लाख का सहयोग दिया था। किसने दिया? माधो सिंह ने दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में। वृंदावन में माधव बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। उनके काल में छपनिया अकाल पड़ा था, 1899 में पड़ा था छपनिया अकाल। तो उस समय शासक कौन था? अकाल पड़ा था त्रिकाल, माधो सिंह थे, ध्यान रख लेना। माधो सिंह को बब्बर शेर कहा जाता है। बब्बर शेर किस शासक को कहा जाता है? माधो सिंह को। 1909 में एडवर्ड सप्तम के राज्य अभिषेक में भाग लेने ये लंदन गए थे। एडवर्ड सप्तम का राज्य अभिषेक हुआ था, उस समय ये लंदन गए थे, ध्यान रख लेना माधो सिंह जी, ठीक है। और जब ये लंदन गए थे साथियों तो इस यात्रा में 2 चांदी के विशाल पात्रों में गंगाजल साथ में ले गए।
इन्होंने कहा मैं कोई दूसरा पानी नहीं पीऊंगा, मुझे गंगाजल ही, ये गंगाजल पीते थे, इसलिए दो बड़े बड़े चांदी के पात्र बनाए गए। अभी आप देखोगे तो आपको जयपुर में मिल जाएंगे ये देखने को, जहां पर इन पात्रों में गंगाजल भर के साथ में ले गए थे पानी पीने के लिए, चांदी के। 1903 में सवाई माधोपुर से झुंझुनू तक रेल लाइन का कार्य पूर्ण किया गया इन्हीं के शासनकाल में। नाहरगढ़ दुर्ग में 9 रानियों हेतु एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया, ये पूछा जाता है। ठीक है, एक 9 रानियों के लिए अपनी एक समान 9 महल बनाए थे। 1904 में डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुई। 1922 में क्या हो गया, निधन हो गया। उतार लो एक बार, माधो सिंह द्वितीय, ठीक है, हाँ, माधो सिंह द्वितीय जिन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में 9 रानियों के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया। उतार लो एक बार। अगले शासक बनेंगे मान सिंह द्वितीय, 1922 से 1956। देश की आजादी के समय ये शासक थे। 1947 में देश आजाद हुआ, उस समय शासक मान सिंह जी द्वितीय थे। विश्व में सर्वश्रेष्ठ पोलो के खिलाड़ी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ पोलो खिलाड़ियों में से एक थे, यह भी पोलो के खिलाड़ी थे। इनका विवाह कूच बिहार पश्चिम बंगाल की गायत्री देवी, जो लोकसभा की प्रथम महिला सांसद थी, उसके साथ में हुआ। साथियों उसके बाद देखो देश आजाद हो गया था, है ना, चुनाव वगैरह होने लगे, तो इन्होंने जो विवाह किया था वो कूच बिहार पश्चिम बंगाल की गायत्री देवी के साथ में किया था, जो कि लोकसभा में प्रथम महिला सांसद बनी थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा की प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो ये गायत्री देवी थी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा भारी वोटों से उस समय जीती थी। हाँ, तो ये मान सिंह की पत्नी थी। जून 1917 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी। पोलो के खिलाड़ी थे, घोड़े से गिरने से लंदन में इनकी मौत हो जाती है। 1996 में मान सिंह को स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया, स्पेन देश में भेजा गया भारत का राजदूत। 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख रहे थे, राजस्थान के राज प्रमुख बाद में बना दिया गया। इनके काल में 1924 ईस्वी में जयपुर आबकारी विभाग, जयपुर में आबकारी विभाग सिटी पैलेस के जननी ड्योडी, सिटी पैलेस के जननी ड्योडी में 1949 ईस्वी में हाईकोर्ट में राजस्व मंडल की स्थापना जयपुर में की गई। आबकारी विभाग, सिटी पैलेस, है ना, हाईकोर्ट, राजस्व मंडल, इन सब की स्थापना जयपुर में हुई। उनके समय 1943 में हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए आंदोलन भी हुआ था, है, हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए। उनके समय जयपुर में पहली बार विद्युत सुविधा प्राप्त, जयपुर में सबसे पहले विद्युत सुविधा प्रारंभ की गई। ठीक है, इनके बाद शासक बनते हैं मिर्जा इस्माइल। ये मान सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल। इन्हें आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना। उतारो एक बार, थोड़ा बचा है, अब ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लो, इतने कम टाइम में पूरा इतिहास आपको कोई नहीं करवाएगा। नोट्स बना लो, एक दो बार पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है, बढ़िया रहेगा। सवाई जयसिंह ने बसाया था जयपुर को, और आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है, ये पूछा गया सवाल है। तो यहां पर पढ़ लिया आपने। और इनकी देखो, इनकी याद में जयपुर शहर में एमआई रोड बनाई गई। एमआई रोड सबसे ज्यादा बिजी रोड है, मिर्जा इस्माइल। एमआई रोड का पूरा नाम क्या है, मिर्जा इस्माइल है, ठीक है ना। ये एमआई रोड जयपुर में आप जाओगे ना इधर सिंधी कैंप से होकर, तो एमआई रोड आएगी वहां पर, तो ये एमआई रोड इन्हीं की याद में बनाई गई। अगली देखो, महारानी गायत्री देवी, ठीक है, राजस्थान में स्वतंत्रता पार्टी की नेता। 1962 ईस्वी में चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मत हासिल किया, रिकॉर्ड तोड़ मत हासिल कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी, है ना, लोकसभा की पहली महिला, लोकसभा में पहली महिला, है ना। इनका निधन हो गया था 29 जुलाई 2009 के अंदर हुआ था। अभी देखो 2009 में ही हुआ था। राजस्थान में पहली बार मर्सिडीज कार गायत्री देवी लेकर आई थी, राजस्थान में पहली बार मर्सिडीज कार कौन लेकर आई थी, गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल राजस्थान का पहला महिला कन्या विद्यालय जयपुर में स्थापित किया गया। तो गायत्री देवी के नाम पर ही महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल राजस्थान, महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल, ये सभी जगह मिल जाएगी अब आपको महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल। लेकिन पहला महिला कन्या विद्यालय जयपुर में स्थापित किया गया गायत्री देवी के नाम पर। ये गायत्री देवी कौन थी बताओ, देखें किसकी पत्नी थी, है मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी, है ना, पश्चिम बंगाल की थी ये गायत्री देवी। हाँ, लोकसभा में पहली महिला सांसद बनी थी गायत्री देवी, लिख लो, पहली महिला सांसद लोकसभा में, सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, पहली महिला सांसद।
अभी जो दिया कुमारी है ना, उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, वो इन्हीं के परिवार से ही है, आगे वंश चलता रहा। हाँ, तो ये फाइनली साथियों यहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके हैं अपना जयपुर का आमेर का इतिहास, है ना, ये कछवा राजवंश जो पूरा हुआ अपना। कैसी लगी विद्वान साथियों क्लास? पूरा हो चुका है अपना। और अगली क्लास में हम नया कुछ इतिहास पढ़ेंगे, किसी दूसरी बीकानेर रियासत का पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई क्लास कैसी लगी।